तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है एक होटल को दिखाते हुए, जहां पर कि एक वेटर एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर को एक वाइन ला कर देता है। और यहां पर हमें पता चलता है कि वो फेमस क्रिकेटर एक लड़की के साथ है और वो रात उसी के साथ बिताने वाला है। जिसके बाद वेटर दूर बैठा एक आदमी को देखता है जो कि अक्सर यहाँ पर आया करता है, और जब भी ये आदमी होटल आता है तो अक्सर उनके होटल में कुछ बुरा होता है। इसलिए वेटर तुरंत ही अपने बॉस को बताता है कि वो ड्राइवर यहाँ पर फिर से आया हुआ है। ये सुनने के बाद बॉस तुरंत ही श्रीनी को कॉल लगाता है, और श्रीनी दरअसल में राणा नायडू के साथ काम करता है और वो उसका बहुत ही खास आदमी है। इसलिए श्रीनी तुरंत ही राणा नायडू के पास कॉल करता है और उसे सारी बातें बताता है। जिसके बाद राणा नायडू तुरंत ही उस फेमस क्रिकेटर को कॉल लगाता है और उससे कहता है कि जिस लड़की के साथ तुम रात बिता रहे हो उस लड़की को वहीं पर छोड़कर वहां से चले जाओ। लेकिन उस लड़की का काम हो गया था। दरअसल वो लड़की जायद का स्पर्म लेने के लिए आई थी। उसका काम हो जाता है और वो एक बकेट में डालकर उसे बाहर रख देती है। जिसके बाद जो आदमी दूर बैठा हुआ था वो उस बकेट को लेकर यहाँ से ले जा लेता है। लेकिन बाहर राणा नायडू उसका इंतजार कर रहा था। जिसके बाद उस ड्राइवर और राणा नायडू के बीच में एक जोरदार कार चेस सीन होता है। लेकिन आगे जाकर राणा नायडू उस ड्राइवर को पकड़ लेता है। जिसके बाद राणा वापस आता है और उस फेमस क्रिकेटर को बताता है कि तुम्हें भी पता नहीं होगा, लेकिन 9 महीने बाद किसी और के पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा होगा, और ऐसी हरकत अगर तुम करते रहोगे तो ये जरूर होगा। और साथ ही हमें पता चलता है कि उस फेमस क्रिकेटर को क्रिकेट की लीग में 12 करोड़ में खरीदा गया है। लेकिन अगर ये न्यूज बाहर लीक हो जाती है तो उसका करियर यहीं पर तबाह हो सकता है। इसलिए राणा उससे कहता है कि आज के बाद ऐसी गलती मत करना। अब सीन शिफ्ट होता है हैदराबाद की तरफ, जहां पर कि एक जेल का सीन दिखाया जाता है और उस जेल में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि काफी बूढ़ा था, और ये आदमी 15 साल से इसी जेल में बंद है। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि राणा नायडू के पिता मतलब कि नागा नायडू होता है, जिनकी आज जेल से बेल हो जाती है। अब आगे हम नैना को देखते हैं, और नैना कोई और नहीं बल्कि राणा नायडू की पत्नी होती है, और उनके 2 बच्चे भी होते हैं जो कि स्कूल के लिए तैयार होते हैं। और राणा की बेटी नित्या स्कूल के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार करती है जिसमें कि उन्हें सारे फैमिली लोगों की फोटोज लगाती है, और उस प्रोजेक्ट में उसके दादाजी की भी फोटो लगी हुई थी। और वो फोटो किसी और ने नहीं बल्कि नैना नहीं नित्या को थी। लेकिन ये देखकर राणा को ठीक नहीं लगता, क्योंकि वो अपने पिता नागा नायडू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। जिसके बाद हम एक मिनिस्टर ओबी महाजन को देख पाते हैं जो कि राणा के पास कॉल करते हैं। दरअसल ओबी महाजन राणा को काफी सारे काम देते हैं, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और पॉपुलर लोगों को बचाना। और यहाँ पर भी ओबी महाजन राणा को एक काम देता है और वो उससे फरजाद सोनेवाला से मिलने के लिए कहता है, जो कि एक प्रोड्यूसर के साथ साथ एक बिल्डर भी है। तो आज राणा के पास काम था, लेकिन नैना उससे कहती है कि वो काम से जल्दी आ जाए, क्योंकि आज उन्हें प्रिंस रेड्डी की पार्टी में जाना है जो कि एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है। अब अगले सीन में हम हैदराबाद में ही नागा नायडू को देख पाते हैं जो कि एक आश्रम में आता है, जहां पर कि हम एक महाराज को देखते हैं जो कि शांति और पीस की बातें करता है, लेकिन असल में वो बहुत ही बुरा आदमी है। तो नागा तुरंत ही उस महाराज से मिलने के लिए पहुंच जाता है, और वो महाराज नायडू को देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। महाराज यहाँ पर नायडू से पूछता है कि आखिर वो जेल से कब छूटा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता उससे पहले नागा महाराज के मुंह में एक बंदूक भर देता है और उससे कहता है कि तूने मेरे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया है, और मेरे बेटे जफा के साथ तो तूने बहुत ही ज्यादा बुरा किया है। अब तुझे ही वो सब कुछ ठीक करना होगा। यहाँ पर नागा उससे जब बात कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से सिक्योरिटी गार्ड आता है जो कि नागा के ऊपर शूट करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही नागा उसे गोलियों से मार देता है। जिसके बाद हम तेज नायडू को देख पाते हैं जो कि राणा नायडू का बड़ा भाई है, और वो एक स्टंट डायरेक्टर है। और जब तेज काम पर होता है तो यहाँ पर तेज के पास राणा का कॉल आता है, और राणा तेज से कहता है कि उनका छोटा भाई जफा थेरेपी के लिए नहीं गया है क्योंकि डॉक्टर का उनके पास कॉल आया था। राणा तेज से कहता है कि वो जफा के बारे में पता करे कि कहीं उसने फिर से तो शराब पीना शुरू नहीं कर दिया है। जिसके बाद तेज जफा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है जो कि एक वाइन शॉप में बैठा हुआ था। जफा ने एक बियर भी ऑर्डर की थी, लेकिन इस बियर को उसने 2 घंटे पहले ऑर्डर किया था और उसने तब से उस बियर को हाथ भी नहीं लगाया है। और जब वो दोनों भाई घर आ रहे थे तो यहाँ पर जफा तेज को बताता है कि उसके पास आश्रम से कॉल आया था और वो उसकी हेल्प करना चाहते हैं। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जफा का आश्रम में रेप हुआ था, और तब से ही जफा ऐसा है। उसके दिल और दिमाग में वो डर अभी भी है, जिस वजह से जफा कुछ भी नहीं कर पाता है। जिसके बाद जफा तेज को बताता है कि आश्रम वालों ने उसे 30 करोड़ रुपए देने की बात कही है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आश्रम वाले उसे इतनी बड़ी रकम क्यों दे रहे हैं।
जिसके अगले सीन में हम देखते हैं फरजाद सोनेवाला को, जहां पर कि राणा नायडू से मिलने के लिए आया था। यहाँ पर फरजाद सोनेवाला उसे बताता है मंदिरा शर्मा नाम की एक लड़की के बारे में जो कि उसके साथ रहती है, और फरजाद ये पता करना चाहता है कि आखिर मंदिरा किसी और के साथ भी रहती है या फिर सिर्फ मेरे ही साथ। तो फिर राणा मंदिरा की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। वो लोग उसके घर पहुंचते हैं और जिसके बाद राणा तुरंत ही मंदिरा के घर पर पहुंच जाता है। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि राणा और मंदिरा एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। जिसके बाद मंदिरा राणा को घर में बुलाती है, जहां पर कि मंदिरा को मालूम पड़ता है कि राणा को फरजाद ने स्टॉक करने के लिए भेजा है। तब मंदिरा राणा को फरजाद के बारे में बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा बुरा आदमी है, वो मुझे बस यूज कर रहा है। और फिर देखते ही देखते मंदिरा राणा की क्लोज आने लगती है। वो राणा की काफी ज्यादा क्लोज आने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर राणा मंदिरा को दूर ढकेल देता है क्योंकि राणा ऐसा उल्टा सीधा कुछ भी नहीं करना चाहता है। जिसके बाद हम तेज और जफा को देखते हैं जो कि तेज के स्टूडियो में पहुंच जाते हैं, और जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनकी नजर पड़ती है उनके पिता नागा नायडू पर। वो उसे देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। और नागा नायडू 15 साल के बाद जेल से रिहा हुआ था, जबकि 5 साल और अभी उसे जेल में ही बिताना था। लेकिन अब तेज और जफा को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पिता नागा नायडू के बारे में राणा को कैसे बताए, क्योंकि अगर उसे बताया तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा। अब आगे हम प्रिंस रेड्डी को देख पाते हैं जो कि एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार है और आज उसका जन्मदिन भी है, इसलिए उसने बहुत सारे लोगों को पार्टी के लिए इनवाइट किया है। और इस पार्टी में राणा और नैना भी मौजूद थे। और फिर थोड़ी देर के बाद पार्टी में फरजाद और मंदिरा आती है, और मंदिरा यहाँ पर आते से ही राणा को देखना शुरू कर देती है। लेकिन उसे ऐसा देखते हुए नैना उसे देख लेती है। नैना यहाँ पर राणा से पूछती है कि आखिर ये लड़की कौन है, जिस पर कि राणा नैना से कहता है कि ये मेरी क्लाइंट है। और तभी राणा के पास तेज का कॉल आता है। तेज यहाँ पर राणा को बताता है कि नागा नायडू जेल से रिहा हो चुका है। और ये बात सुनने के बाद राणा को बहुत ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि नागा नायडू को अभी भी 5 साल जेल में ही बिताने थे। वो बात कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास ओ भी आता है। और भी यहाँ पर राणा को एक कमरे में ले जाता है और उसे पार्टी का एक सीसीटीवी फुटेज बताता है, जिसमें कि एक डिलीवरी बॉय चोरी छुपे इस पार्टी में घुस आया था और उसने एक फोटो को प्रिंस रेड्डी के पास छोड़ दिया था, जिसमें कि नागा नायडू भी मौजूद था। यहाँ दूसरी तरफ नैना के पास एक आदमी का कॉल आता है और वो किस आदमी से बात कर रही थी हमें ये तो नहीं मालूम है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके पास राणा आ जाता है। राणा यहाँ पर नैना को बताता है कि नागा नायडू जेल से रिहा हो चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो इतने जल्दी कैसे रिहा हो चुका, क्योंकि अभी भी उसे 5 साल जेल में ही बिताने थे। यहाँ पर वो नैना को बताता है कि उसका पिता बहुत ही ज्यादा खराब आदमी है। तभी हम पार्टी में चांदनी नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि प्रिंस रेड्डी को देख रही थी। यहाँ पर प्रिंस रेड्डी भी उसे देखता है और फिर दोनों ही कमरे में चले जाते हैं, जहाँ पर कि वो दोनों इंटीमेट होते हैं। और थोड़ी दूरी पर एक मोबाइल भी रखा हुआ था जिसके कैमरे से इनकी वीडियो की शूटिंग हो रही थी। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं राणा नायडू को, जो कि वॉशरूम में जाता है, लेकिन पीछे पीछे यहाँ पर मंदिरा भी आ जाती है। यहाँ पर मंदिरा राणा के साथ कुछ करना चाह रही थी, लेकिन राणा उसे ढकेल देता है और बाहर निकल आता है। लेकिन जब वो बाहर आता है तो बाहर उसे नैना मिलती है और नैना राणा को गलत समझ बैठती है। नैना सोचती है कि यहाँ पर राणा और उस लड़की के बीच में जरूर तो कुछ हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर राणा उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नैना एक नहीं मानती और उससे कहती है कि आज रात वो घर ना आए। यहाँ दूसरी तरफ तेज के स्टूडियो में हम नागा नायडू को देख पाते हैं जो कि शराब पी रहा था। यहाँ पर वो जफा को भी कहता है कि वो भी शराब पिए, लेकिन जफा ने 2 साल से शराब नहीं पी है, इसलिए वो मना करता है। और तभी पीछे से राणा नायडू आ जाता है और वो अपने पिता नागा नायडू से कहता है कि जफा ने 2 साल से शराब नहीं पी है और वो शराब नहीं पिएगा। दोनों आमने सामने होते हैं और इसी के साथ पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं राणा नायडू और नागा नायडू को आमने सामने। यहाँ पर नागा नायडू राणा नायडू को गले मिलने की कोशिश करता है, लेकिन राणा उन्हें दूर कर देता है क्योंकि राणा उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। यहाँ पर नागा राणा को बताता है कि आश्रम वालों ने जो जफा के साथ किया था वो उन्हें सबक सिखाकर आ रहा है और अब आश्रम वाले जफा को 3 करोड़ रुपए देंगे। जिसके बाद नागा तीनों भाइयों को अर्जुन नाम के एक लड़के से मिलवाता है और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि इनका छोटा भाई होता है। दरअसल नागा का शिलांग में एक औरत से संबंध था और अर्जुन उसी का बेटा है। अब रात को राणा की बेटी नित्या को हम पढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन पड़ोस से बहुत ही तेज आवाजें आ रही होती है म्यूजिक सिस्टम की। और जैसे ही वो वहां पर पहुंचती है तो वो देखती है कि यहाँ पर रेहान नाम का एक लड़का बहुत ही तेज म्यूजिक बजा रहा है। तो नित्या रेहान से कहती है कि वो म्यूजिक को स्लो करे, लेकिन यहाँ पर रेहान उसे बताता है कि म्यूजिक मैं नहीं बजा रहा था बल्कि तूफान बजा रहा था। और तूफान कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, वो एक बहुत ही बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर है। उसे देखकर नित्या भी खुश हो जाती है क्योंकि नित्या भी उसकी बहुत बड़ी फैन है। तब वो लोग म्यूजिक स्लो कर लेते हैं और नित्या यहाँ से चली जाती है।
जिसके बाद हम देखते हैं नैना को। नैना यहाँ पर एक आदमी को कॉल लगाती है और उससे आज मिलने को कहती है और फिर थोड़ी देर के बाद वो आदमी नैना के घर पर भी आ जाता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि नागा नायडू होता है। और प्रिंस की पार्टी में भी जिस आदमी का कॉल आया था वो आदमी भी कोई और नहीं बल्कि नागा नायडू ही था। यहाँ पर वो उसके दोनों बच्चों से मिलता है और दोनों बच्चे भी अपने दादाजी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब अगली सुबह होती है तो नागा नायडू उन सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और अपने पोतों के साथ वो ब्रेकफास्ट भी करता है। यहाँ पर वो उन्हें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें भी बता रहा होता है और साथ ही नागा नायडू नैना को यहाँ पर राणा नायडू की छोटी बहन के बारे में भी बताता है जो कि अब नहीं रही है, पर उसका नाम भी नित्या ही था। अब अगले सीन में हम देखते हैं तेज और राणा नायडू को। यहाँ पर तेज थेरेपी करवाने के लिए आया हुआ था और उसकी बॉडी पर नित्या लिखा हुआ था, जिस पर कि थेरेपिस्ट तेज से कहती है कि नित्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिस पर कि तेज उससे कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि हमारी छोटी बहन थी और अब वो नहीं रही है और हम तीनों भाइयों ने नित्या का नाम हमारी बॉडी पर लिखवाया है ताकि नित्या हमेशा हमारे क्लोज रहे। अब अगले सीन में हम श्रीनी को देखते हैं जो कि अर्जुन के पास आया हुआ था। यहाँ पर वो अर्जुन को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। दरअसल प्रिंस रेड्डी की पार्टी में जो डिलीवरी बॉय के रूप में बनकर आया था वो कोई और नहीं बल्कि अर्जुन ही था और श्रीनी ने राणा नायडू के कहने पर ही अर्जुन को सबक सिखाया है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं रेहान और नित्या को। नित्या स्कूल जा रही होती है लेकिन बीच रास्ते में ही रेहान उसे मिलता है। रेहान उसे बताता है कि वो तूफान के साथ काम करता है और तूफान ने ही उसे अप्रोच किया है। साथ ही रेहान नित्या को बताता है कि उसके पिता नहीं है, उसकी माँ है, लेकिन वो हमेशा ड्रग्स के नशे में रहती है और जब उसे ड्रग्स नहीं मिलता है तो वो तूफान को मारने की कोशिश करने लगती है। ये सुनने के बाद नित्या रेहान से कहती है कि उसे मेरे पिता से मिलना चाहिए, जिसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं तेज और जफा को जो कि महाराज के कुछ आदमियों के पास आए हुए थे। महाराज के कुछ लोग यहाँ पर उन्हें 3 करोड़ रुपए देते हैं और उनसे कहते हैं कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ था वो तुम भूल जाओ। लेकिन यहाँ पर जफा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था उस पर, क्योंकि जो भी कुछ आश्रम में जफा के साथ हुआ है वो उसे भूल नहीं सकता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ओबी मिनिस्टर को जो कि एक भाषण दे रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसे एक दोहरा पड़ने लगता है और वो अजीब तरह की हरकतें करना शुरू कर देता है। तब ये न्यूज वायरल हो जाती है और टीवी पर भी ये न्यूज चलाई जा रही थी, जिसके थोड़ी ही देर के बाद ओबी महाजन के पास फरजाद का कॉल आता है और फरजाद उनसे कहता है कि प्रिंस रेड्डी शूटिंग पर नहीं आया है, इसलिए तुम कुछ करो। तो यहाँ पर ओबी मिनिस्टर तुरंत ही राणा के पास कॉल करता है और उन्हें ये सारी बातें बताता है। यहाँ दूसरी तरफ नैना अपने बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी और यहाँ पर उनके साथ नायडू भी था जो कि तेज के स्टूडियो में रुकने वाला था। जब वो रास्ते में होते हैं तो यहाँ पर नायडू नैना को बताता है कि उनका छोटा भाई भी है जिसका नाम अर्जुन है। और जब वो रास्ते में थे कि तभी यहाँ पर राणा नायडू का कॉल आता है नैना के पास। नैना से वो कहता है कि उसे थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए वो घर जल्दी नहीं पहुँच पाएगा। ये सुनने के बाद नैना का दिमाग खराब हो जाता है और वो स्कूल की तरफ से गाड़ी घुमा देती है और तेज के स्टूडियो की तरफ जाने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं राणा नायडू को जो कि प्रिंस रेड्डी के घर पर पहुंच चुका था और जैसे ही वो उसके घर में एंटर होता है तो हम बाहर एक लड़के को देख पाते हैं जो कि आने जाने वाले लोगों पर नजर बनाए हुए था और वो ये सारी खबर मुकेश नाम के एक आदमी को देता है और ये लोग भी वही काम करते हैं जो कि राणा नायडू करता है। जिसके बाद राणा नायडू प्रिंस रेड्डी के पास पहुंच जाता है और उससे वो पूछता है कि आखिर वो शूटिंग पर क्यों नहीं गया है, जिस पर कि प्रिंस राणा को एक वीडियो बताता है और उस वीडियो में चांदनी और प्रिंस इंटीमेट हो रहे थे और जब वो इंटीमेट हो रहे थे तो किसी ने चुपचाप से उनकी वीडियो बना ली थी और अब वो प्रिंस रेड्डी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनने के बाद राणा नायडू समझ जाता है कि आखिर ये कौन कर रहा है, इसलिए वो तुरंत ही निकल पड़ता है और उसके पीछे पीछे वो लड़का भी निकल पड़ता है जो कि उसके ऊपर नजर रखे हुए था। यहाँ से निकलने के बाद डायरेक्ट राणा नायडू अपनी पूरी टीम के साथ चांदनी के घर पर पहुंचते हैं, जहां पर कि उसे वो सबक सिखाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वो ये क्यों कर रही है। जिस पर कि चांदनी उसे बताती है कि वो प्रिंस रेड्डी से प्यार करती है और वो उन्हें बताती है कि वो प्रिंस रेड्डी से कुछ मदद चाहती है क्योंकि उसके पास खुद का घर भी नहीं है, वो यहाँ पर रेंट पे रहती है। लेकिन प्रिंस रेड्डी उसकी कोई भी मदद नहीं कर रहा है, इसलिए उसे ये कदम उठाना पड़ा। और राणा नायडू के जाने के बाद यहाँ पर वही लड़का आता है जो कि राणा के ऊपर नजर बनाए हुए था। यहाँ पर वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें इन सब से छुटकारा पाना है तो इस कार्ड पर जरूर कॉल कीजिएगा।
यही वो आदमी है जो कि तुम्हें राणा नायडू से बचा सकता है और उसे सबक भी सिखा सकता है। यह नैना, नागा नायडू और अपने बच्चों के साथ वो तेज के स्टूडियो में पहुंच चुके थे, जहां पर कि जफा और तेज भी मौजूद थे। वो सभी लोगों से मिलते हैं। अब राणा फरजाद के पास जाता है और वो उसे सारी बातें बताता है कि आखिर प्रिंस रेड्डी शूटिंग पर क्यों नहीं आ सका। वो उसे सारी बातें बताने के बाद उससे ढेर सारे पैसे भी मांगता है, क्योंकि उसे ये मैटर सॉर्ट आउट करना था। अब रात को चांदनी मुकेश के पास कॉल लगाती है और मुकेश चांदनी को बताता है कि वो राणा नायडू का कैसे पत्ता कट कर सकते हैं, बस तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। यहाँ से निकलने के बाद राणा नायडू अपने घर पर पहुंचता है, जहाँ पर कि नैना मौजूद नहीं थी। तभी उसके पास ओबी महाजन का कॉल आता है। ओबी महाजन यहाँ पर राणा से कहता है कि तूफान तुमसे बात करना चाह रहा है, जो कि तुम्हारे पड़ोस में ही रहता है। इसलिए यहाँ पर राणा नायडू तुरंत ही तूफान से मिलने के लिए चला जाता है। यहाँ पर कि तूफान राणा से कहता है कि वो पूरी तरह से फ्लॉप हो रहा है और अब वो फिर से म्यूजिक बनाना चाह रहा है रेहान के साथ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रेहान की माँ ड्रग्स लेती है और जब उन्हें ड्रग्स नहीं मिलता है तो वो कुत्तों की तरह मेरे पीछे पड़ जाती है और मुझे मारने की कोशिश करने लगती है। जिस पर कि राणा उससे कहता है कि अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो वो रेहान को गोद ले। लेकिन यहाँ पर तूफान उससे कहता है कि मैं इसकी बाप की तरह नहीं लगता हूँ, बल्कि भाई की तरह लगता हूँ। और जब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर राणा के पास स्कूल से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके दोनों बच्चे स्कूल पहुंचे ही नहीं है। यहाँ दूसरी तरफ नागा नायडू उस कमरे में पहुंचता है जहाँ पर कि अर्जुन मौजूद था और अर्जुन की हालत काफी ज्यादा गंभीर हो चुकी थी, क्योंकि उसे श्रीनी ने बहुत मारा था। और यहाँ पर उसके पास एक वो फोटो भी बताता है और उस फोटो को देखकर नागा नायडू समझ जाता है कि ये हाल किसने किया है। अब राणा जैसे ही अपने बच्चों के पास कॉल लगाता है तो मोबाइल नागा ले लेता है और यहाँ पर नागा राणा से बात करता है और राणा को ये बात पता चल जाती है कि उसके बच्चे और नागा सभी लोग तेज के स्टूडियो में भी मौजूद है। इसलिए राणा तुरंत ही वहां पर पहुंच जाता है और अपने बच्चे और अपनी बीबी को यहाँ से ले जाने लगता है। साथ ही यहाँ पर राणा नायडू राणा से कहता है कि वो मेरे बच्चों से दूर रहे, जिस पर कि नागा भी उससे कहता है कि वो भी मेरे बच्चे से दूर रहे, क्योंकि जो उसने अर्जुन के साथ किया था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया था। अब रात को मुकेश चांदनी के पास कॉल करता है। चांदनी उसे कहती है कि वो उसे 15 मिनट के अंदर कॉल करेगी। तभी चांदनी के पास राणा की साथी आ जाती है और वो यहाँ से चांदनी को एक घर ले जाती है जहाँ पर कि राणा ने उसे गिफ्ट किया था और वो उसे कुछ पैसे भी देते हैं। और ये देखकर चांदनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं। रात को नागा नायडू जफा को बहुत ज्यादा शराब पिला देता है और वो उल्टी सीधी हरकतें करना भी शुरू कर देता है। और यहाँ दूसरी तरफ तेज थेरेपिस्ट के पास पहुंच जाता है, क्योंकि थेरेपिस्ट ने उसे नंबर दिया था। वो यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड भी करते हैं। और यहाँ चांदनी के पास बार बार मुकेश कॉल कर रहा था, लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, क्योंकि अब वो राणा नायडू को धोखा नहीं देना चाहती थी। वहाँ दूसरी तरफ जफा पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो ऊपर चढ़ गया था, तेज भी आ चुका था और वो ऊपर से छलांग लगाने की बात कर रहा था। और तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। तो थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है ओबी महाजन से, जो कि अपनी साली के साथ रंगरलिया मना रहा होता है। और फिर ओबी महाजन अपने घर जाने के लिए निकल पड़ता है। और जब ओबी महाजन घर जाने के लिए अपनी कार से जा रहा होता है तो बीच रास्ते में ही अचानक एक आदमी आ जाता है और ओबी महाजन उसके ऊपर कार चढ़ा देता है, जिससे कि उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। तब ओबी महाजन पूरी तरह से डर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। यहाँ दूसरी तरफ नागा अपने बेटे जफा को उठाता है और वो उससे कहता है कि वो उसे घुमाने ले जा रहा है और उसे किसी से मिलवाना भी है। तब नागा अपनी हैदराबाद वाली कार से और अर्जुन और जफा के साथ जाने लगता है। यहाँ हम उन्हीं की कार के पीछे श्रीनी को भी देख पाते हैं, जो कि राणा के कहने पर उनका पीछा कर रहा था। और यहाँ राणा अपनी वाइफ नैना से गुस्सा था, क्योंकि नैना ने बिन बताए ही अपने बच्चों का स्कूल से बंक करवाया और अपने बच्चों को नागा से भी मिलवाया। लेकिन यहाँ पर नैना राणा से कहती है कि बच्चों को नागा बहुत पसंद आए हैं और उनका साथ उन्हें काफी अच्छा भी लगा है और नागा दरअसल सचमुच यहाँ पर बदलने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ पर राणा उसे समझाता है कि जो इंसान एक अच्छा बाप नहीं बन सका वो एक अच्छा इंसान कैसे बन सकता है। यहाँ दूसरी तरफ हम जफा, अर्जुन और नागा को देखते हैं, जो कि लोनावला जा रहे होते हैं। दरअसल वो लोग अर्जुन की माँ से मिलने के लिए जा रहे हैं। और जब राणा एक होटल में रुका हुआ था तो पीछे से मंदिरा आ जाती है। मंदिरा यहाँ पर राणा के साथ कुछ करना चाहती थी, लेकिन राणा उसे जाने को कहता है। लेकिन तभी मंदिरा यहाँ पर वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ पर अपने सारे कपड़े उतार कर अपने हाथों में हथकड़ी लगा देती है और चाबी को भी फ्लश कर देती है। यहाँ पर मंदिरा चाहती थी कि राणा उसके साथ कुछ करे तभी वो हथकड़ी खुलवाएगी, लेकिन यहाँ पर राणा को गुस्सा आ जाता है और वो दरवाजा बंद करके यहाँ से
चला जाता है। अगले सीन में हम ओबी महाजन को देखते हैं और ओबी महाजन यहाँ पर राणा को सब कुछ बताता है कि रात को क्या हुआ। वो उसे बताता है कि जब वो कार से वापस आ रहा था तो अचानक उसके सामने एक आदमी आ गया और उसकी डेथ हो गई। तो मैंने उस आदमी को अपनी ही कार की डिक्की में बंद कर दिया और वहां से चुपचाप आ गया। लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि वो कार लापता हो गई है। तो यहाँ पर राणा उसे कहता है कि आप चिंता मत करिए, वो सब कुछ संभाल लेगा। जिसके बाद राणा अपने साथी के पास कॉल लगाता है और उससे सब इंस्पेक्टर से बात करने को कहता है, क्योंकि उन्हें ओबी महाजन की कार किसी भी हालत में ढूंढनी थी, क्योंकि डिक्की में एक लाश है। और यहाँ पर श्रीनी नागा की पल पल की अपडेट राणा को दे रहा था। और यहाँ नागा अर्जुन की माँ के पास पहुंच चुका था, जहाँ पर कि उसका पति भी मौजूद था। पति को यहाँ पर वो एक प्लांट गिफ्ट करता है, जिसके थोड़ी देर के बाद अर्जुन की माँ भी यहाँ पर आ जाती है। और जैसे ही वो यहाँ पर आती है तो नागा को उसे देखकर बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि सालों के बाद वो उसे देख रहा था। जिसके बाद हम फरजाद को देखते हैं, जो कि मंदिरा की लोकेशन देख रहा होता है, जो कि एक होटल में रुकी हुई थी। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है और उससे कहता है कि मंदिरा की लोकेशन कहाँ पर है उसे ट्रैक करो। और मंदिरा जिस होटल में कैद थी वहां पर राणा की असिस्टेंट आ जाती है और वो उसे अपने साथ ले जाने लगती है। वो उसे जबरदस्ती कार में ले जाती है, लेकिन कार में ले जाते हुए यहाँ पर फरजाद की असिस्टेंट उसे देख लेती है। अब सब इंस्पेक्टर यहाँ पर राणा को बुलाता है, क्योंकि उन्हें ओबी महाजन की वो कार मिल गई थी जिसमें की लाश थी। लेकिन जैसे ही वो उस डिक्की को चेक करते हैं तो उसमें लाश नहीं मिलती है और ये देखकर वो पूरी तरह से दंग रह जाते हैं। अब आगे नागा और अर्जुन की माँ साथ होते हैं। नागा यहाँ पर अर्जुन की माँ को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर अर्जुन की माँ उससे कहती है कि उसका पति उसका बहुत ख्याल रखता है, इसलिए वो उसके साथ नहीं जा सकती। इसलिए यहाँ पर ना चाहते हुए भी नागा को यहाँ से जाना पड़ता है। नागा काफी उदास था, क्योंकि अर्जुन की माँ ने उसके साथ चलने से मना कर दिया था। अब आगे हम दिवाली की नाइट को देख पाते हैं, जहाँ पर कि नैना और राणा एक पार्टी में जाने वाले थे। यहाँ पर दोनों बच्चे घर पर ही रुकने वाले थे। जैसे ही यहाँ पर राणा और नैना पार्टी के लिए निकलते हैं तो यहाँ पर पीछे से रेहान आ जाता है, जिसे कि नित्या ने बुलाया था। वो लोग यहाँ पर थोड़ी मस्ती करते हैं और फिर वो राणा की बियर भी पीते हैं। अब आगे हम तेज और थेरेपिस्ट को देखते हैं। दरअसल तेज ने आज थेरेपिस्ट को खाने के लिए इनवाइट किया था और उसने उससे कहा था कि ये खाना उसी ने बनाया है। लेकिन यहाँ पर तेज उसे सच्चाई बता देता है। वो उससे कहता है कि उसने ये खाना नहीं बनाया है, उसने बनाने की कोशिश की थी लेकिन वो पूरी तरह से नाकामयाब हुआ। ये सच्चाई देखकर थेरेपिस्ट को तेज बहुत अच्छा लगा, जिसके बाद वो साथ में नाइट साथ में स्पेंड करते हैं। अब आगे हम एक पार्टी का सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर कि ओबी महाजन की पत्नी के साथ साथ उसकी साली भी आई हुई थी और यहाँ पर नैना और राणा भी इसी पार्टी में आए हुए थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नैना दरअसल में साउथ की एक एक्ट्रेस थी, लेकिन अब बच्चों और पति के खातिर उसने ये काम छोड़ दिया है। यहाँ दूसरी तरफ नागा अपने घर की तरफ आ रहा होता है, लेकिन उसका मूड काफी खराब था, इसलिए वो यहाँ पर शराब वगैरह भी पीता है। और जब पार्टी में नैना अकेली थी तो यहाँ पर फरजाद उसके पास आता है और वो यहाँ पर राणा के बारे में उल्टा सीधा नैना से बोलने लगता है। वो उससे कहता है कि राणा बहुत ही बुरा आदमी है, क्योंकि जो उसकी गर्लफ्रेंड है राणा उसके साथ रातें बिता रहा है। लेकिन ये सारी बातें राणा सुन लेता है। यहाँ दूसरी तरफ हम ओबी महाजन को देखते हैं, जो कि स्टेज पर स्पीच दे रहा होता है, लेकिन अचानक से उसे फिर से दोहरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ फरजाद को राणा बहुत ही बेरहमी से मार रहा होता है। और साथ ही राणा यहाँ पर नैना से कहता है कि वो जो कुछ भी बोल रहा है वो सब कुछ झूठ है, उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। जिसके बाद राणा यहाँ पर ओबी महाजन को स्टेज से नीचे उतारता है और वहाँ नागा को हम एक वॉशरूम में देखते हैं, जहाँ पर कि उसे एक आदमी मिलता है और इस आदमी ने नागा को बाहर निकालने में मदद की थी, बल्कि नागा ने भी उसकी मदद की थी। साथ ही यहाँ पर वो आदमी नागा से कहता है कि तुमने जो खून किया ही नहीं उसकी तुमने सजा काटी, और जिसने खून किया था वो आजाद घूम रहा है, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि प्रिंस रेड्डी होता है। साथ ही वो आदमी नागा से कहता है और इस मर्डर के पीछे एक मास्टरमाइंड भी है, और वो कोई और नहीं बल्कि उसी का बेटा राणा नायडू है। और ये सुनने के बाद तो नागा पूरी तरह से दंग रह जाता है, क्योंकि उसे तो सिर्फ ये मालूम था कि इस मर्डर के पीछे प्रिंस रेड्डी का हाथ है, लेकिन राणा नायडू के बारे में उसे बिल्कुल भी भनक नहीं थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो फोर्थ एपिसोड की शुरुआत होती है नैना और राणा से, जो कि पार्टी से अपने घर आ रहे होते हैं, और उनके घर के बाहर ही हम नागा को बैठा हुआ देख पाते हैं, जिसके हाथ में एक तस्वीर थी, क्योंकि उसे ये बात मालूम चल गई थी कि उसे जेल पहुंचाने वाला मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि राणा ही है। नागा देखता
लिखता है कि राणा ने उसे 15 साल के लिए जेल पहुंचाया, लेकिन राणा को 1% भी अफसोस नहीं है। इसलिए नागा चाहता है कि राणा उससे सॉरी बोले, लेकिन राणा नागा से कहता है कि एक बार वो फिर से जेल जाएगा, उसके बाद पूरा खेल खत्म। लेकिन यहाँ पर नागा राणा से कहता है कि इस बार ये खेल ऐसे खत्म नहीं होने वाला, इस बार भले तुम खत्म हो जाओगे लेकिन ये खेल ऐसे खत्म नहीं होगा। और इतना बोलकर नागा यहाँ से चला जाता है। अब आगे हम नागा को एक फिल्म की स्क्रीनिंग में देखते हैं, जहाँ पर कि आज प्रिंस रेड्डी की फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही थी और स्क्रीनिंग में बहुत सारी भीड़ भी थी। और साथ ही जब क्रेडिट के सीन चलाए जा रहे थे तो उसमें स्क्रिप्ट कंसल्टेंट में नाम नागा का भी आता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर प्रिंस रेड्डी स्टेज पर आता है। वो सभी को थैंक यू कह रहा था, लेकिन तभी अचानक से प्रिंस रेड्डी की नजर पड़ती है नागा नायडू पर। उसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वो तुरंत ही बाहर जाता है और तुरंत ही राणा के पास कॉल लगाता है और उससे कहता है कि नागा नायडू मेरा पीछा कर रहा है, उसे रोको वरना बहुत कुछ बुरा हो सकता है, और अगर ये काम तुमसे नहीं होता है तो वो किसी और को हायर कर लेगा। जिस पर कि राणा प्रिंस रेड्डी से कहता है कि अगर ये काम कोई कर सकता है तो वो मैं ही कर सकता हूँ और मेरे अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता। जिसके बाद प्रिंस रेड्डी वापस स्टेज पर आ जाता है। यहाँ पर वो ऑडियंस के सवाल के जवाब दे रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर नागा माइक को लेता है और वो यहाँ पर प्रिंस रेड्डी से कहता है कि वो सभी को एक कहानी सुनाना चाहता है। और वो कहानी में बताता है कि 15 साल पहले ये कहानी हैदराबाद में शुरू हुई थी, जहाँ पर कि एक लेडी का मर्डर हुआ था और जिसने मर्डर किया था उसकी जगह पर किसी दूसरे इंसान को 15 साल की जेल हो गई थी। और इससे पहले कि नागा यहाँ पर प्रिंस का नाम ले पाता, उससे पहले ही प्रिंस नागा की बात को काट देता है और उससे कहता है कि उसे कहानी अच्छी लग रही है, इसलिए वो रिवील ना करे, वो मुझे ये कहानी आज शाम को सुनाए। अब आगे हम तेज और उसी थेरेपिस्ट को देखते हैं जो कि आपस में टाइम स्पेंड कर रहे थे। यहाँ पर तेज उससे कहता है कि आज रात वो उससे मिलना चाहता है, लेकिन यहाँ पर थेरेपिस्ट उससे कहती है कि आज रात उसे थोड़ा काम है, इसलिए वो उससे नहीं मिल पाएगी। अब आगे हम ओबी महाजन को देखते हैं। ओबी महाजन को दोहरे पड़ते हैं, इसलिए उसका इलाज अब शुरू हो गया था और फिलहाल उसकी MRI कराई जा रही थी। अब अगले सीन में हम जफा को देखते हैं जो कि नागा के साथ था। यहाँ पर वो दोनों आपस में बात कर रहे थे और यहाँ पर जफा उससे कहता है कि इतने सारे पैसों का वो क्या करेगा, उसे समझ में नहीं आ रहा है। जिस पर कि नागा उससे कहता है कि उसे जो कुछ भी करना है वो इन पैसों का कर सकता है, लेकिन जफा को कोई भी आइडिया नहीं था क्योंकि बचपन में उसके साथ बहुत कुछ बुरा हो चुका है। तब जफा नागा से कहता है कि उसे एक 200 सीसी की बाइक पसंद आई है, इसलिए वो खरीदना चाहता है। जिस पर कि नागा उससे कहता है कि ये सारा पैसा तेरा है, तू जो कुछ खरीद सकता है खरीद ले, क्योंकि कोई भी तुझसे हिसाब नहीं पूछने वाला। और जब नागा और जफा बाइक लेने के लिए घर से निकलते हैं तो बाहर उन्हें एक आदमी दिखता है जो कि नागा से एक काम करवाना चाहता था। उसे देखकर नागा भी थोड़ा सा डर सा जाता है, इसलिए वो यहाँ पर जफा को अकेले जाने को ही कहता है। और यहाँ पर जब नागा उसके पास आता है तो वो आदमी नागा को काम बताता है। वो आदमी नागा से कहता है कि वो राणा और प्रिंस को सबक सिखा सकता है अगर तुम मेरे साथ काम करो तो। जिस पर कि नागा भी हाँ कर देता है। साथ ही हम यहाँ पर उन दोनों की कुछ तस्वीरें खींचते हुए एक आदमी को देखते हैं और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि श्रीनी होता है। अब अगले सीन में हम श्रीनी और लिली को देखते हैं जो कि उसी आदमी को पहचानने की कोशिश कर रहे थे जो कि नागा के साथ कार में था। वो इस आदमी के बारे में राणा को भी बताते हैं और राणा यहाँ पर उनसे कहता है कि इस आदमी के बारे में तुरंत ही पता लगाना शुरू करो। अब आगे हम तूफान और रेहान को देखते हैं और यहाँ पर तूफान ने राणा के लिए ढेर सारे पैसे लेकर आया था क्योंकि वो रेहान को अडॉप्ट करना चाह रहा था। थोड़ी देर के बाद वो रेहान को बाहर पहुंचा देता है और राणा तूफान से अकेले में बात करता है। राणा उससे कहता है कि सबसे पहले तो तुम्हें रेहान को स्कूल भेजना होगा और उसे अल्कोहल और ड्रग्स से दूर रखना होगा। जिस पर कि तूफान राणा से कहता है कि वो उसे अपना बेटा बना रहा है और एक बेटे और पिता से बड़ा रिश्ता कोई और रिश्ता नहीं होता है। वो रेहान का अच्छे से ख्याल रखेगा। अब राणा के बाहर आने पर उसे रेहान मिलता है। रेहान यहाँ पर राणा से कहता है कि उसकी माँ जो है बहुत ही खराब है, उसे अगर ड्रग्स और शराब नहीं मिलता है तो वो उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देती है, इसलिए वो थोड़ा केयरफुल रहे। और यहाँ हम देखते हैं कि जफा ने अपनी 200 सीसी की न्यू बाइक खरीद ली थी और जब वो जा रहा होता है तभी उसे बीच रास्ते में एक आदमी मिलता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें एक न्यू घर भी खरीदना चाहिए, इसलिए वो एक घर भी खरीद लेता है और इस बारे में वो सबसे पहले नागा को बताता है। नागा भी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसने अपना डिसीजन लिया था। अब आगे हम रेहान की माँ को देख पाते हैं जिसकी काफी बुरी हालत हो चुकी थी। यहाँ पर राणा उसके पास आता है और वो उससे कहता है कि तूफान तुम्हारे बेटे को गोद लेना चाहता है। वो उससे कहता है कि तुमने रेहान को बड़ा किया लेकिन तूफान रेहान को एक बड़ा आदमी बनाएगा। वो रेहान की माँ से कहता है कि तुम अगर इस एग्रीमेंट पर साइन कर दोगी तो तुम्हें ढेर सारा पैसा भी मिलेगा और रेहान की लाइफ भी बन जाएगी। यहाँ पर रेहान की माँ का बॉयफ्रेंड भी था। रेहान की माँ यहाँ पर राणा से कहती है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए, पर वो एग्रीमेंट अपने पास ही रख लेती है। अब अगले सीन में हम नागा को देखते हैं जो कि प्रिंस से मिलने के लिए उसके घर पर आया हुआ था। यहाँ पर प्रिंस नागा से कहता है कि तुमने जो स्टोरी मुझे सुनाई थी तुम उस पर काम करो और उसे
पूरी तरह से कंप्लीट करो, क्योंकि वो इस स्टोरी पर काम करना चाहता है। अब आगे हम तेज को देखते हैं जो कि थेरेपिस्ट के पास मैसेज करता है और उससे मिलने को कहता है, लेकिन थेरेपिस्ट यहाँ पर तेज से कहती है कि उसे ढेर सारे काम है, इसलिए वो उससे नहीं मिल सकती। यहाँ पर तेज चाह रहा था कि उससे वो नाइट में मिले, लेकिन वो नहीं आना चाह रही थी। और जब रात होती है तो तेज अच्छा सा खाना लेकर थेरेपिस्ट के घर जाने लगता है, और जब वो उसके घर के पास पहुंचता है और वो जब उन्हें देखता है तो वो पूरी तरह से दंग रह जाता है, क्योंकि थेरेपिस्ट का एक पति भी है और उसका एक बेटा भी है जो कि कार से कहीं पर जा रहे होते हैं, और ये सब देखकर तेज को बहुत बुरा लगता है। अब रात को श्रीनी और राना जब साथ में होते हैं तो तभी अचानक से राना के पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता कि रेहान की माँ की डेथ हो गई है। तो ये सुनते से ही तुरंत ही राना उस झोपड़ी में पहुंच जाते हैं जहां पर की रेहान की माँ रहती है। वो वहां पर देखते हैं कि उसकी माँ की सचमुच ही डेथ हो गई है। तो सबसे पहले वो लोग एग्रीमेंट को ढूंढते हैं और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रेहान की माँ को किसने मारा। और जब वो यहाँ से जाने लगते हैं तो उनकी नजर पड़ती है रेहान की माँ के बॉयफ्रेंड पर, जो कि इन्हें देखकर भागने लगता है। वो यहाँ से भागकर अपनी पत्नी के पीछे छिप जाता है और वो उससे कहता है कि उसने रेहान की माँ को नहीं मारा है। वो आदमी राना को बताता है कि रेहान की माँ एक नंबर की चर्ची थी और ड्रग्स का धंधा करती थी। वो बड़े लोगों से माल लिया करती थी और उन्हें पैसे नहीं लौटा पाती थी। तो वही लोग शायद आज आए होंगे और उन्होंने पैसे लेकर रेहान की माँ को मार दिया होगा। इसके बाद राना जब अपने घर पर पहुंचता है तो वो अपने ऊपर एक गन को तनी हुई देखता है, और वो गन किसी और की नहीं बल्कि रेहान की थी। रेहान यहाँ पर राना को मारना चाहता था क्योंकि उसे ये बात मालूम चल गई थी कि उसकी माँ की डेथ हो गई है। रेहान यहाँ पर राना से कहता है कि उसे मालूम था कि मेरी माँ की कंडीशन कैसी थी। उसने बताया भी था कि उनकी हालत कैसी रहती है, इसके बावजूद वो कुछ नहीं कर पाया। और फिर तूफान उसे किसी तरह से शांत करता है और उसे घर के अंदर भेज देता है। जिसके बाद राणा तूफान को बताता है कि उसने रेहान की माँ से सिग्नेचर ले लिए हैं और अब से रेहान तुम्हारा बेटा है। यहाँ पर राणा तूफान को बताता है कि रेहान की माँ मार्केट से माल उठाया करती थी और वो उन्हें वापस पैसे नहीं लौटा पाती थी, इसलिए उन लोगों ने ही उन्हें मारकर चले गए। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि रेहान को सिर्फ ये बात पता लगनी चाहिए कि उसके बाप ने पैसा लेकर भाग गया। जिस पर कि तूफान राणा से कहता है कि रेहान तुमसे जिंदगी भर नफरत करेगा, लेकिन राणा उससे कहता है कि माँ से तो प्यार करेगा। जिसके बाद हम नागा और उसी आदमी को देखते हैं जिसने कि नागा को प्रिंस के यहाँ पर भेजा था। वो आदमी नागा से पूछता है कि आखिर प्रिंस और तुम्हारे बीच में क्या बात हुई, जिसके बाद नागा उसे बताने लगता है। और दूसरी तरफ राणा की टीम नागा के साथ वाले आदमी की खोजबीन कर रहे थे और उन्हें पता लग जाता है कि आखिर वो आदमी कौन है, और उन्हें मालूम चलता है कि वो आदमी अजीत शेख है जो कि सीबीआई का एक बहुत बड़ा ऑफिसर है। तो अब अजीत शेख राणा और प्रिंस के पीछे क्यों पड़ा हुआ है ये तो हमें आगे पता चलेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो 5th एपिसोड की शुरुआत होती है राणा नायडू से, जो कि एक सीबीआई के ऑफिसर के पास पहुंचा था, जो कि उसे अच्छे से जानता था, और वो ऑफिसर अक्सर राणा नायडू के लिए काम भी किया करता है। दरअसल यहाँ पर राणा नायडू उस ऑफिसर से ये जानना चाह रहा था कि आखिर सीबीआई का ऑफिसर अजीत शेख उनके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तो वो ऑफिसर राणा को बताता है कि उसे इस मामले में कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन साथ ही वो राणा से ये बात भी कहता है कि अगर वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है तो तुम्हें बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वो ऑफिसर बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जफा ने अपना नया घर खरीदा था। यहाँ पर वो नैना को बुलाता है जो कि घर को डेकोरेट कर रही होती है। साथ ही उन लोगों ने ये बात राणा को नहीं बताई थी कि उन लोगों ने नया घर खरीदा है। और यहाँ पर जफा उससे कहता है कि वो ये बात राणा को बताना भी नहीं चाहता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा उसे चिल्लाएगा। लेकिन नैना उससे कहती है कि तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारे पैसे है, तुम्हें अपने हिसाब से जीना चाहिए। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर नागा आ जाता है। वो जफा से कहता है कि नए घर खरीदने की खुशी में हमें पार्टी करनी चाहिए, इसलिए वो लोग आज रात को पार्टी का प्लान बनाते हैं। जिसके बाद नागा हेयर कटिंग के लिए जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है तारा नाम की एक औरत से, और बातों ही बातों में तारा और नागा के बीच में दोस्ती होने लगती है। और यहाँ पर नागा तारा को आज रात की पार्टी के लिए इनवाइट भी कर लेता है। उनके बीच में थोड़ी दोस्ती भी हो जाती है। यहाँ नैना और जफा साथ में बैठे हुए थे। जफा यहाँ पर उसे बताता है कि वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि वो नॉर्मल इंसान की तरह नहीं है, वो हर चीज में वीक है, इसलिए उसकी जिंदगी नहीं चलने वाली। पर नैना यहाँ जफा को समझाती है कि तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो, और उसे सपोर्ट भी करती है। जिसके अगले सीन में हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि डॉक्टर के द्वारा पता चलता है कि ओबी महाजन को ब्रेन में एक छोटा सा ट्यूमर है और उसका इलाज होगा, लेकिन ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने के सिर्फ 50% ही चांसेस है। जिसके अगले सीन में हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि अजीत शेख और श्रीनी बैठे हुए थे। दोनों यहाँ पर कॉफी ऑर्डर करते हैं, पर यहाँ पर श्रीनी अपने ही कप में एक अजीब सी दवा डाल देता है और यहाँ पर वो अजीत शेख से टिश्यू मांगता है। और जैसे ही अजीत शेख टिश्यू लेने के लिए आगे बढ़ता है तो यहाँ पर श्रीनी कप चेंज कर देता है।
थोड़ी देर के बाद अजीत शेख को थोड़ा अटपटा लगता है कि जो कप पहले इधर की साइड रखा हुआ था वो अब इस साइड है, लेकिन यहाँ पर वो ज़्यादा ना सोचते हुए इस कॉफ़ी को पी जाता है। यहाँ ओबी की वाइफ जब हॉस्पिटल के रूम में आती है तो वो वहाँ पर ओबी को नहीं पाती है, तो वो पूरी तरह से घबरा जाती है और वो पूरे हॉस्पिटल में ओबी को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर राणा आ जाता है। ओबी की वाइफ यहाँ पर राणा को बताती है कि ओबी नहीं मिल रहा है, जिस पर कि राणा उससे कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, उसे मालूम है कि ओबी कहाँ पर होगा। यहाँ पर एजाज शेख ने जो कॉफी पी थी उसमें श्रीनी ने कुछ अजीब तरह की दवाएं मिला दी थी, जिसके कारण उसे अजीब अजीब चीजें दिखने लगती है। यहाँ तक कि उसे एक औरत के ऊपर सांप दिखता है, तो एजाज पूरी तरह से डर जाता है और वो यहाँ पर उस औरत के ऊपर जो सांप होता है वो उसे भगाने की कोशिश भी करने लगता है। इसी चक्कर में उस औरत को लगने लगता है कि ये गंदी हरकतें करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पर जितने भी आदमी होते हैं वो एजाज शेख को पूरी तरह से मारने लगते हैं। और यहाँ श्रीनी दूर खड़ा होकर उसकी ये वीडियो भी बना लेता है। यहाँ राणा को ओबी मिल गया था जो कि समुद्र के किनारों पर खड़ा हुआ था। यहाँ पर ओबी राणा से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे कैसे ढूंढा, जिस पर कि राणा उससे कहता है कि आपने मुझसे सालों पहले कहा था कि आपका जब भी भागने का मन करेगा तो आप इसी जगह पर आओगे। तब यहाँ पर ओबी राणा से कहता है कि उसने इतने सालों में कई तरह के उल्टे सीधे डिसीजन लिए हैं, लेकिन राणा को अपने साथ जोड़ने का डिसीजन सबसे अच्छा डिसीजन था। जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां पर कि आज उसका ऑपरेशन होने वाला था। यहां से निकलने के बाद राणा एजाज शेख के पास जाता है जो कि एक कमरे में था, क्योंकि उसे लोगों ने बहुत मारा भी था। यहाँ पर राणा एजाज शेख से कहता है कि अगर हमारा पीछा नहीं छोड़ा तो वो ये वीडियो सभी को बता देगा, और साथ ही वो उससे कहता है कि अगर ये वीडियो वायरल हो गई तो तुम्हारा सस्पेंड होना तो एकदम तय है, इसलिए प्रिंस और मेरा रास्ता छोड़ दो। जिसके बाद हम नित्या को देखते हैं जो कि रेहान से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रेहान नित्या से कोई भी बात नहीं करना चाह रहा था। नित्या को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपने छोटे भाई को लेकर यहाँ से चली जाती है। दरअसल वो जफा की पार्टी में जा रही थी। वहाँ जफा पार्टी में लोगों को आने का इंतजार कर रहा था और फिर थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर नागा आ जाता है। नागा यहाँ पर जफा से कहता है कि यहाँ पर कुछ ही देर में ढेर सारे लोग आने वाले हैं और वो इस पार्टी को फिर खूब एंजॉय करेंगे। वह राणा जब हॉस्पिटल में था तभी उसके पास एजाज शेख का कॉल आता है। एजाज राणा से कहता है कि मुझे डराने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वो लोगों में से नहीं है जो कि इन छोटी छोटी चीजों से डर जाएगा, क्योंकि अब वो उनकी बैंड बजाने वाला है। यहाँ जफा की पार्टी में देखते ही देखते ढेर सारे लोग आ जाते हैं और यहाँ पर नित्या और उसका छोटा भाई भी आ चुके थे। और फिर थोड़ी देर के बाद तेज की थेरेपिस्ट भी आ जाती है और यहाँ पर नागा की वो तारा आंटी भी आ जाती है, जिसके बाद वो सभी लोग यहाँ पर एंजॉय करने लगते हैं। यहाँ हम नित्या को भी देखते हैं जिसका शराब पीने का मन कर रहा था और फिर वो धीरे से शराब के घूंटे लगाना शुरू कर देती है। यहीं जफा के रूम में यहीं जफा के घर में एक छोटा सा रूम था जहां पर कि अर्जुन के साथ दो लड़कियां और जफा भी बैठा हुआ था। वो यहां पर ड्रग्स ले रहे थे और यहां पर अर्जुन उसे एक लड़की चूज करने को भी कहता है। और यहां दूसरी तरफ नागा तारा आंटी के क्लोज होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तारा उससे मना करती है। साथ ही वो उससे कहती है कि अगर तुम बंदूक लाकर दिखाओगे तभी वो उसके क्लोज आएगी। और यहाँ जफा उस लड़की के साथ था और फिर देखते ही देखते जफा को उस लड़की में आश्रम वाला महाराज दिखने लगता है जिसने कि उसके साथ बुरा किया था। यहाँ नागा ने तारा के ऊपर गन तान दी थी और उसे घुटने पर होने को कहता है, तो यहाँ पर तारा भी पूरी तरह से डर जाती है और वो घुटने पर हो जाती है, जिस पर कि नागा उससे कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन तारा को ये बिल्कुल सही लगा था, इसलिए वो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। और यहाँ हम नित्या को देखते हैं जिससे कि शराब चढ़ गई थी। यहाँ जफा ने उस लड़की को अपने कमरे से भगा दिया था और अब उसे बहुत ज्यादा पागलपन सा होने लगा था, इसलिए वो अपने ही कमरे में आग लगाना शुरू कर देता है और पार्टी में जितने भी लोग थे उनसे वो बदसलूकी करने लगता है और उन सभी को इस घर से जाने को कहता है। ये देखकर तेज तुरंत ही राणा के पास कॉल लगाता है और वो राणा से कहता है जफा अपनी नए घर की पार्टी में पागलपन कर रहा है। ये सुनने के बाद राणा को बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसे तो पार्टी तो क्या जफा के नए घर के बारे में तक नहीं मालूम था। तब राणा तुरंत ही यहाँ पर आता है और जब वो नित्या को शराब की हालत में देखता है तो उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है और वो ये गुस्सा नागा के ऊपर उतारने लगता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर नैना आ जाती है और यहाँ पर राणा नैना से कहता है कि क्या उसने इन्हें पार्टी में भेजा था, जिस पर कि नैना उससे कहती है कि उसे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन बीच बीच में नागा भी उससे कुछ बातें बोल रहा था। राणा को ये बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो नागा के ऊपर गन तान देता है। लेकिन यहाँ पर नागा को बहुत अच्छे से मालूम था कि राणा उसे गोली नहीं चलाने वाला, इसलिए वो राणा से कहता है कि 5 साल तक मैंने तेरा पिछवाड़ा साफ किया है तो मुझे मालूम है कि वहाँ कितना दम है, इसलिए वो उसे गोली नहीं मार सकता।
इसके बाद यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं और राणा आ जाता है हॉस्पिटल ओबी महाजन के पास, जिसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका था। राणा यहाँ पर ओबी महाजन को बताता है कि नागा उनके काम में दखल दे रहा है और साथ ही वो मेरे फैमिली वालों को भी ज्यादा नजदीक आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे मालूम है कि नागा यहाँ पर किस लिए आया है, क्योंकि उसने हमेशा लोगों को धोखा दिया है। जिस पर ओबी राणा से कहता है कि उसे नागा को मार देना चाहिए, लेकिन राणा का वो बाप था इसलिए वो उसे नहीं मार सकता था। राणा ये बात ओबी को भी समझाता है। तब ओबी यहाँ पर राणा से कहता है कि तुम्हें किसी ऐसे इंसान को ढूंढना चाहिए जो कि तुम्हारे बाप तो क्या, तुम्हारे बाप के बाप को भी मारने के बारे में 2 बार भी ना सोचे। और फिर आगे हमें हैदराबाद का सूर्या नाम का एक बहुत बड़ा डॉन दिखाया जाता है और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है। तो 6 एपिसोड की शुरुआत होती है हैदराबाद से, जहां पर कि 15 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है। दरअसल 15 साल पहले प्रिंस रेड्डी साउथ सिनेमा में काम किया करता था और हाल ही में जो उसकी फिल्म रिलीज हुई है वो एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, जिसके कारण एक बहुत बड़ी पार्टी रखी जाती है। और साथ ही हम यहाँ पर ओबी महाजन को भी देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर प्रिंस रेड्डी को बॉलीवुड के लिए लेने के लिए आया था, क्योंकि प्रिंस रेड्डी की लगातार फिल्में हिट हो रही थी, इसलिए अब उसे बॉलीवुड में डेब्यू करना चाहिए। और इसी पार्टी में हम सूर्या को भी देख पाते हैं और यहाँ पर थोड़ी देर के बाद राणा सूर्या के पास आता है। यहाँ पर सूर्या राणा से कहता है कि उसे मुंबई जाना है। राणा यहाँ पर सूर्या से कहता है कि प्रिंस रेड्डी मुंबई जा रहा है, इसलिए वो भी मुंबई जाना चाहता है और उसी के साथ काम करना चाहता है। तब सूर्या यहाँ पर प्रिंस को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि राणा कहीं पर नहीं जाएगा। राणा हैदराबाद के सबसे बड़े डॉन सूर्या के साथ ही काम करेगा और सूर्या के आगे किसी की भी नहीं चलती है, इसलिए ना चाहते हुए भी वो उसकी बात को नहीं काट सकते थे। थोड़ी देर के बाद इस पार्टी में प्रिंस के पास नागा आता है। नागा यहाँ पर उसके साथ एक फोटो निकलवाता है और फिर यहाँ पर नागा प्रिंस को अपनी एक गन भी गिफ्ट करता है, जिसके थोड़ी देर के बाद राणा फिर से प्रिंस के पास जाता है और वो उससे फिर से कहने लगता है कि उसे भी अपने साथ मुंबई ले जाना होगा, क्योंकि वो तुम्हारा बॉडीगार्ड बनकर रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर प्रिंस राणा से कहता है कि सूर्या की बात को वो नहीं टाल सकते, उसने मना कर दिया है। और प्रिंस तो बॉलीवुड जाने के सपने देखने लगा था और बॉलीवुड की एक्शन फिल्मों की एक्टिंग भी करने लगा था। और एक्टिंग करते करते वो 3 गोलियां चलाता है, जिनमें से एक गोली एक लड़की को लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और ये सीन यहीं पर कट होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं नागा के पास इजाज शेख को, जो कि यहाँ पर नागा से मिलने के लिए आया था। इजाज यहाँ पर नागा से कहता है कि उसे प्रिंस से मिलने के लिए जाना होगा, क्योंकि हमें प्रिंस से अभी बहुत कुछ उगलवाना है। अब आगे हम उस सीबीआई ऑफिसर को देखते हैं जो कि राणा से बात कर रहा होता है। राणा यहाँ पर उससे कहता है कि किसी भी हालत में इजाज शेख को सस्पेंड करवाओ, लेकिन ये काम इतना ईजी नहीं होने वाला था। हालांकि एविडेंस के रूप में उनके पास एक वीडियो था, पर काम बहुत मुश्किल होने वाला था। और साथ ही हम यहाँ पर राणा को हैदराबाद जाते हुए देखते हैं, जो कि सूर्या से मिलने के लिए जा रहा था। सबसे पहले वो सूर्या के अड्डे पर पहुंचता है, जहां पर कि सूर्या के ढेर सारे लोग मौजूद थे। यहाँ पर राणा उन लोगों से सूर्या के बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ पर वो लोग उसे बताते हैं कि सूर्या मर चुका है। लेकिन राणा को मालूम है कि सूर्या जिंदा है, इसलिए वो उन्हें फोर्स करने लगता है। तब वो लोग राणा को मारने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम उस सीबीआई ऑफिसर को देखते हैं जो कि इजाज शेख से मिलने के लिए आया था। यहाँ पर वो इजाज शेख से कहता है कि जिन लोगों के वो पीछे पड़ा हुआ है वो बहुत ही खतरनाक आदमी है, इसलिए उन्हें ये काम छोड़ देना चाहिए। लेकिन इजाज शेख उससे कहता है कि किसी भी हालत में वो ये काम तो नहीं छोड़ने वाला। अब अगले सीन में हम देखते हैं इजाज शेख को नागा के पास। दरअसल नागा प्रिंस से मिलने के लिए जा रहा था, इसलिए इजाज यहाँ पर नागा की बॉडी पर एक चिप लगाता है, जिससे कि नागा और प्रिंस के बीच में जो भी बात होगी वो यहाँ पर इजाज को सुनाई देगी। लेकिन राणा को ये बात मालूम चल गई थी कि नागा और प्रिंस के बीच में मीटिंग फिक्स हुई है, इसलिए वो तुरंत ही प्रिंस के पास कॉल लगाता है। लेकिन प्रिंस कॉल नहीं उठा पाता है, क्योंकि उसका मोबाइल दूर और साइलेंट रखा हुआ था। इसलिए राणा यहाँ पर तुरंत ही श्रीनी के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि वो प्रिंस के पास जाए, ताकि वो नागा से बात ना कर पाए, क्योंकि उसे मालूम है कि ये सब इजाज की चाल है, क्योंकि वो प्रिंस से 15 साल पहले का किस्सा उगलवाना चाहते हैं। यहाँ उस सीबीआई ऑफिसर ने रिपोर्ट तैयार कर ली थी, जिसके बाद राणा उसके पास कॉल करता है और इस रिपोर्ट को सबमिट करने को कहता है। लेकिन यहाँ पर वो ऑफिसर राणा से कहता है कि वो भी एक सीबीआई ऑफिसर है और वो तुम्हारे इशारों पे इस तरह से नाचने नहीं वाला। लेकिन राणा को भी मालूम है कि उसे किस तरह से नचाना है। तब हम राणा के साथ ही काम करने वाली लारा को देखते हैं, जो कि उस सीबीआई ऑफिसर की वाइफ और बेटी के पास जाती है और उनसे कहती है कि वो दोनों बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लारा यहाँ पर उन दोनों की काफी तारीफें करती है और उनसे कहती है कि उन्हें एक न्यू फेस की जरूरत है अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, जिसके लिए वो दोनों मान भी जाती हैं। यहाँ इजाज शेख प्रिंस के घर के बाहर खड़ा हुआ था और उन दोनों की बातों को सुन रहा था और नागा उससे बातें उगलवाने की कोशिश कर रहा था।
वो कई बार कोशिश करता, लेकिन प्रिंस उसे कुछ भी नहीं बताता है। लेकिन आखिर में नागा यहाँ पर प्रिंस को शराब पिलाना शुरू कर देता है और जब प्रिंस नशे की हालत में हो जाता है तो प्रिंस 15 साल पहले के उस किस्से के बारे में बताना शुरू करता है और यहाँ पर वो सब कुछ बता देता है और एजाज शेख खुश हो जाता है क्योंकि उसे जो रिकॉर्ड करवाना था उसने वो रिकॉर्ड कर लिया है। प्रिंस यहाँ पर नागा को बताता है कि वो गोली मुझसे ही चली थी और उस लड़की की जान मेरे ही बंदूक की गोली से निकली थी। दरअसल वो बंदूक नागा की थी। उस दिन वो गन नागा ने ये बंदूक प्रिंस को गिफ्ट की थी क्योंकि प्रिंस का फेयरवेल होने वाला था और तब नागा को जेल हो गई थी। जो सब कुछ 15 साल पहले हुआ था, प्रिंस रेड्डी उसकी एक स्टोरी बनाना चाहता है और उस पर काम करना चाहता है और वो यहाँ पर नागा से कहता है कि वो ये फिल्म जरूर बनाएगा, स्क्रिप्ट राइटर में तुम्हारा नाम होगा और वो 50% हिस्सेदार भी होगा। अब जब नागा अपना काम करके बाहर निकलता है तो बाहर उसे श्रीनी मिलता है, लेकिन यहाँ पर श्रीनी लेट हो चुका था। नागा यहाँ पर श्रीनी से कहता है कि वो लेट हो गया है। यहाँ पर वो सीबीआई ऑफिसर राणा का काम नहीं कर रहा था, इसलिए राणा यहाँ पर उसकी फैमिली की फोटो उसके पास भेजता है और इसलिए अब तो उसे काम करना ही होगा। राणा उससे रिपोर्ट सबमिट करने को कहता है। यहाँ पर वो ऑफिसर रिपोर्ट बना लेता है और डायरेक्टर के पास रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए जाने लगता है, लेकिन अचानक ही वो अपने मोबाइल से उस वीडियो को डिलीट कर देता है जो कि उस होटल में एजाज शेख की बनी थी। और जब राणा को उसके पास कॉल आता है तो वो राणा से कहता है कि उसने रिपोर्ट सबमिट कर दी है, जबकि उसने रिपोर्ट सबमिट भी नहीं की और उसने वो रिपोर्ट फाड़ भी दी थी। यहाँ राणा ने सूर्या को ढूंढ लिया था। सूर्या के पास आने के बाद वो उससे कहता है कि उसे एक बड़ा काम करवाना है, उसे मुंबई आना होगा। पर सूर्या राणा से कहता है कि वो एक मोस्ट वांटेड है, उसे पुलिस चारों तरफ ढूंढ रही है, इसलिए उसने खुद को मरवाने का नाटक किया है। लेकिन यहाँ पर राणा सूर्या से कहता है कि इसके बदले में वो उसे 3 करोड़ रुपए देगा और सारी फैसिलिटी। लेकिन सूर्या को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किसे मरवाना चाहता है, क्योंकि वो सब कुछ देने के लिए राजी हो गया था। तब यहाँ पर राणा उसे बता देता है कि वो नागा को मरवाना चाहता है, जिसने कि तुम्हारे साथ भी कई बार बुरा कर चुका है। अगले सीन में हम रेहान को देखते हैं जो कि सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहा था। तभी यहाँ पर नित्या आ जाती है। यहाँ पर वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर थोड़ी ही देर के बाद दोनों क्लोज आने लगते हैं। लेकिन अचानक ही रेहान नित्या को फोर्स करने लगता है, जिससे कि नित्या को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो यहाँ पर रोते हुए यहाँ से चली जाती है। आगे हम श्रीनी को देखते हैं जो कि हैदराबाद जा रहा था सूर्या को लेने के लिए, क्योंकि उसे फ्लाइट से नहीं लाया जा सकता क्योंकि वो एक मोस्ट वांटेड है, इसलिए हैदराबाद से मुंबई उसे कार में ही आना होगा। यहाँ दूसरी तरफ घर में हम राणा और नैना को देखते हैं जो कि बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर राणा का बेटा आता है और वो उनसे कहता है कि नित्या रेहान के घर पर गई थी, लेकिन जब से वो उसके घर से वापस लौटी है तब से वो नॉन स्टॉप रो ही जा रही है। ये सुनने के बाद नैना और राणा तुरंत ही अपनी बेटी नित्या के पास जाते हैं। वो उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या रेहान ने उसे फोर्स करने की कोशिश की, जिस पर कि नित्या रोते हुए हाँ कहती है। ये सुनने के बाद राणा तुरंत ही रेहान के पास जाता है, वो उसे उसके घर से उठाता है और अपने साथ ले जाने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ एजाज शेख नागा को अपना प्लान बता रहा होता है। वो उससे कहता है कि 5 साल से वो इस सीक्रेट मिशन पर है, लेकिन उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं था, लेकिन अब उसके पास एविडेंस है और अब वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। प्रिंस और राणा को वो सजा दिलवा कर ही रहेगा और उन्हें जेल पहुंचवा कर ही रहेगा, चाहे जो हो जाए। और एजाज शेख यहाँ पर राणा को गालियां भी दे रहा था, लेकिन ये सुनने के बाद नागा यहाँ पर पीछे से एजाज शेख को गोली मार देता है, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तो एजाज शेख को मारने के बाद नागा तुरंत ही उन लोगों ने जो एविडेंस कलेक्ट किए थे उन्हें बटोरता है और तुरंत ही यहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पर खत्म होता है। तो 7th एपिसोड की शुरुआत होती है एक बार से, जहाँ पर कि हम राणा नायडू को बैठा हुआ देखते हैं और उसी बार में मंदिरा परफॉर्मेंस दे रही होती है। यहाँ पर राणा नायडू अपनी पिछली बातें सोच रहा होता है और यहाँ पर वो मंदिरा को भी देख रहा होता है। और फिर थोड़ी देर के बाद राणा मंदिरा को लेकर एक वॉशरूम में जाता है, जहाँ पर वो उसके साथ वो करता है जो कि मंदिरा महीनों से उसके साथ करने की कोशिश कर रही थी। अगले सीन में हमें हैदराबाद के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सूर्या मुंबई आने की तैयारियां कर रहा होता है। थोड़ी देर के बाद उसकी वाइफ पद्मा उसके पास आती है और वो उससे कहती है कि वो अकेला अपना ख्याल नहीं रख पाएगा, इसलिए मुझे भी तुम्हारे साथ मुंबई चलना चाहिए। लेकिन सूर्या उससे कहता है कि मैं अपना ख्याल अच्छे से रख लूंगा, इसलिए तुम्हें ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पद्मा यहाँ पर सूर्या के साथ जबरदस्ती करने लगती है। तब ना चाहते हुए भी सूर्या को पद्मा की बात माननी ही पड़ती है। अब राणा के घर के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि नित्या राणा से पूछ रही होती है कि आखिर उन्होंने रेहान के साथ क्या किया, जिस पर कि राणा उससे कहता है कि उसने गलती की थी, इसलिए उसे सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। अब अगले सीन में हम नागा को देखते हैं जो कि तारा को एक रेस्टोरेंट में बुलाता है, जहां पर कि वो उससे सॉरी कहता है और यहाँ पर वो उससे ये भी कहता है कि वो बस एक मजाक कर रहा था, जिसके बाद उनके बीच में दोस्ती हो जाती है। और श्रीनी भी हैदराबाद पहुंच चुका था और वो सूर्य
सूर्या और पद्मा को लेकर मुंबई आने लगता है। लेकिन यहाँ पर सूर्या की वाइफ पद्मा का मुंह बिल्कुल बंद ही नहीं हो रहा था और पद्मा बात बात पर उन्हें परेशान किए जा रही थी। साथ ही एक जगह पर वो कार रुकवाते हैं क्योंकि उन्हें वॉशरूम जाना था। यहाँ पर राणा का कॉल जब श्रीनी के पास आता है तो श्रीनी राणा को बताता है कि सूर्या के साथ उसकी वाइफ पद्मा भी आई हुई है और वो बार बार कार रुकवाए जा रहे हैं। और जब वो जाने लगते हैं तो यहाँ पर सूर्या कार के बाहर खड़ा हुआ था। श्रीनी उससे कहता है कि तुम एक मोस्ट वांटेड हो, इसलिए तुम्हें बाहर खड़े नहीं रहना चाहिए क्योंकि तुम्हें कोई भी पहचान सकता है। अब आगे तेज के स्टूडियो को सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि आज उनकी बहन नित्या का जन्मदिन है, इसलिए वो साथ में मिलकर हर बार की तरह सेलिब्रेट करने वाले थे। और जब वो लोग शराब पी ही रहे थे कि तभी यहाँ पर थेरेपिस्ट ऐना आ जाती है जो कि तेज से बात करना चाह रही थी। दरअसल तेज को तो मालूम चल ही गया था कि ऐना का पति भी है और उसका एक बेटा भी है। इसके बारे में जब उससे बात करता है तो यहाँ पर तेज को मालूम चलता है कि उसके पति ने उसके ऊपर हाथ उठाया है और उसकी शक्ल खराब कर दी है। तेज को तो यही लगा था कि ऐना ने उससे झूठ बोला और वो उसे धोखा दे रही है, लेकिन यहाँ पर ऐना उससे कहती है कि वो अपने पति से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। वो अपने पति के साथ सिर्फ अपने बेटे के कारण है, वरना अब तक तो वो अपने पति को कई बार छोड़ चुकी होती। लेकिन यहाँ पर तेज उसके ऊपर गुस्सा करता है क्योंकि ऐना ने उससे झूठ बोला था। जिसके बाद ऐना यहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर के बाद तेज को यह एहसास होता है कि उसके पति ने ऐना के ऊपर हाथ उठाया था। इसलिए वो तुरंत ही अपने भाइयों के साथ ऐना के पति के पास जाता है और उसे बुरी तरह से धोता है। क्योंकि तेज एक एक्शन डायरेक्टर है इसलिए वो अकेले ही 2 लोगों को मारता है और दोनों भाई दूर खड़े होकर देख रहे थे। और यहाँ नैना जब योगा क्लास के बाद अपने घर आती है तो उसे पता चलता है कि नित्या यहाँ पर नहीं है और अपने बेटे से पूछने पर उसे पता चलता है कि वो बाहर गई है। यहाँ पर हम नित्या को देखते हैं जो कि रेहान को ढूंढने के लिए उसकी खोली की तरफ बढ़ती है और वो यहाँ पर उसके घर में घुस जाती है जहाँ पर कि वो रेहान को देखती है और उसे काफी खुशी मिलती है। लेकिन अब नित्या गायब थी इसलिए नैना तुरंत ही नागा के पास कॉल करती है और उसे इस बारे में बताती है कि नित्या गायब हो गई है। यहाँ दूसरी तरफ सफर जारी था और श्रीनी सूर्या और पद्मा को लेकर मुंबई आ रहा था, लेकिन अभी भी वो लोग पद्मा से पूरी तरह से परेशान थे। अब पद्मा को गर्मी लगने लगती है इसलिए यहाँ पर वो श्रीनी से कहते हैं कि उन्हें एक होटल ले लेना चाहिए और कुछ देर आराम करके खाना पीना खा के मुंबई निकलना चाहिए। लेकिन श्रीनी उससे कहता है कि अब ये कार मुंबई जाकर ही रुकेगी क्योंकि राणा ने यही ऑर्डर दिया है। लेकिन यहाँ पर सूर्या उसे गन दिखाता है और उससे कहता है कि एक अच्छे से एसी वाले होटल में रोक लो। जिसके बाद श्रीनी यहाँ पर ऐसा ही करता है और वो राणा के पास कॉल करके भी बताता है कि ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर राणा उससे कहता है कि वो एक मोस्ट वांटेड है, अगर उसे किसी ने पहचान लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अगली बार अगर निकलो तो डायरेक्ट कार मुंबई में ही रुकनी चाहिए। यहाँ नागा तुरंत ही नैना के पास आता है क्योंकि नित्या गुम हो चुकी थी। नैना उसे बताती है कि शायद वो रेहान से मिलने के लिए गई है, लेकिन रेहान का घर तो हमारे पड़ोस में ही है, लेकिन उसका एक और घर है जो कि छोटी सी बस्ती में है। इसलिए नागा और नैना तुरंत ही वहाँ पर जाने का डिसाइड करते हैं। यहाँ रेहान और नित्या जब साथ होते हैं तो इस बार नित्या रेहान के क्लोज होने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर रेहान उससे कहता है कि ये सब मत करो क्योंकि तुम्हारे पिता ने मेरे मुंह में बंदूक डाली थी, इस बार वो कुछ भी कर सकते हैं और वो ये नहीं कर सकता। जिसके बाद रेहान नित्या के मोबाइल को लेकर बाहर जाता है और वो नैना के पास कॉल लगा देता है। वो उनसे कहता है कि नित्या मेरे साथ है। साथ ही वो नैना को अपनी लोकेशन भी भेज देता है और कहता है कि नित्या को यहाँ से लेकर चले जाओ। यहाँ दूसरी तरफ तेज के स्टूडियो में तेज, जफा और राणा अपनी बहन नित्या की वीडियो को देख रहे होते हैं क्योंकि आज उसका जन्मदिन है और उन्हें 20 साल पुरानी एक नित्या की वीडियो मिली जिसमें कि वो डांस कर रही थी। यहाँ पर वो तीनों उसकी वीडियो को देखते हैं और उसे काफी ज्यादा मिस भी करते हैं। और यहाँ नैना को जैसे ही नित्या की लोकेशन मिली तो नैना तुरंत ही नागा को लेकर रेहान के घर पर पहुंच जाती है और नित्या को अपने साथ अपने घर ले आती है। लेकिन नित्या काफी ज्यादा अपसेट लग रही थी। यहाँ तेज के स्टूडियो में तेज यहाँ पर जफा और राणा से कहता है कि एक बार जफा और मेरी वजह से नित्या पेड़ पर चढ़ी थी क्योंकि उन्होंने उसे 100 रुपए दिए थे और उसे आम के पेड़ पर चढ़ने को कहा था, लेकिन अचानक से वो ऊपर से नीचे गिर गई थी जिसके कारण उसका पैर टूट गया था। लेकिन यहाँ पर राणा उन दोनों से कहता है कि ये गलत है क्योंकि नागा ने उससे पेड़ पर चढ़ने को कहा था और ये सब कुछ नागा के वजह से ही हुआ है। लेकिन यहाँ पर तेज उससे कहता है कि नहीं, ये हमारी वजह से हुआ था। और जब वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर नागा आ जाता है
और यहाँ पर राणा नागा से कहता है कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है और उसे तो याद भी नहीं हो क्योंकि वो अच्छा बाप कभी बन ही नहीं पाया। यहाँ दूसरी तरफ सूर्या, श्रीनी और पद्मा होटल में रुके हुए थे और वो लोग खाना पीना खाने के बाद यहाँ से निकलने वाले थे। उससे पहले सूर्या श्रीनी से कहता है कि वो अपने कुत्ते रैम्बो को बाहर घुमा लाए। और यहाँ हम रूम में पद्मा को अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हुए देख रहे थे और जब वो बात कर ही रही होती है कि तभी कमरे में सूर्या आ जाता है और वो पद्मा को उसके बॉयफ्रेंड से बात करते हुए देख लेता है, जिसके बाद वो पद्मा से कहता है कि उसने आज तक उसे किसी भी चीज में रोका नहीं है। पद्मा भी यहाँ पर डर जाती है और फिर थोड़ी देर के बाद सूर्या श्रीनी के पास आ जाता है कार में और उससे कहता है कि पद्मा हमारे साथ नहीं चल रही है, हम दोनों को ही मुंबई जाना होगा। पर यहाँ पर श्रीनी समझ जाता है कि सूर्या ने जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ की ही है, इसलिए वो तुरंत ही कार से उतरकर होटल के रूम में जाता है जहाँ पर कि पद्मा और सूर्या रुके हुए थे। जैसे ही वो कमरा को चेक करता है तो उसे मालूम पड़ता है कि सूर्या ने पद्मा को मार दिया है, जिसके बाद वो तुरंत ही राणा के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि सूर्या ने पद्मा को मार दिया है। जिस पर कि राणा श्रीनी से कहता है कि प्लान में कोई भी बदलाव नहीं होंगे। वो तुरंत ही पद्मा को ठिकाने लगाए और मुंबई आए। जिसके बाद राणा अपनी बेटी नित्या के पास जाता है और वो उसे बताता है कि उसने कभी भी अपनी बहन नित्या के बारे में उसे नहीं बताया है। आज उसका जन्मदिन है और वो उसे बताता है कि नित्या की डेथ कैसे हुई थी। वो उसे बताता है कि नित्या प्रेग्नेंट हो चुकी थी और इस बारे में उसने ना तो अपने पिता को बताया और ना ही अपने भाई को, ना अपने माँ को। वो बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया था। साथ ही वो उससे ये भी कहता है कि वो उस नित्या को तो नहीं बचा पाया था, लेकिन अब वो इस नित्या के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ दूसरी तरफ नागा भी अपनी बेटी नित्या की तस्वीर को देखकर रो रहा था। वहाँ दूसरी तरफ श्रीनी पद्मा की बॉडी को ठिकाने लगाता है और उसे ब्रिज से एक नदी में फेंक देता है, जिसके थोड़ी ही देर के बाद वो लोग मुंबई पहुंच जाते हैं। मुंबई पहुंचते ही यहाँ पर सूर्या राणा के पास कॉल लगाता है और उससे बात करता है। वो उससे कहता है कि उसे क्या करना होगा, जिस पर कि राणा उससे कहता है कि आज रात वो आराम करे, कल सुबह बताएगा कि उसे क्या करना है। और इसी के साथ एपिसोड 7 यहीं पर खत्म होता है। 8th एपिसोड की शुरुआत होती है जिसमें कि हम सूर्या को देखते हैं जो कि मुंबई आ चुका था और वो नागा को मारकर एक जगह पर दफनाने वाला था, इसलिए वो उस जगह की खुदाई करवा रहा होता है। और जब वो लोग खुदाई कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर राणा आ जाता है जो कि उन्हें एडवांस पेमेंट देता है। यहाँ पर सूर्या अपनी पेमेंट को चेक करता है, जिसके बाद वो राणा से कहता है कि नागा को कोई भी मार सकता था, उसके टच में कई सारे पावरफुल लोग हैं, तो उसने नागा को मारने के लिए मुझे ही क्यों चुना। जिस पर कि राणा सूर्या से कहता है कि मैं नागा को ऐसे इंसान से मरवाना चाहता हूं जो कि नागा से मेरी जितनी ही नफरत करे। अगले सीन में हम राणा को देखते हैं जो कि अपने बेटे एनी को लेने के लिए आया हुआ था। यहाँ पर एनी उदास था क्योंकि उसने सारे दोस्तों को बता दिया था कि आज की पार्टी में प्रिंस रेड्डी आने वाला है, लेकिन वो तो हमेशा नहीं आता है। यहाँ पर राणा अपने बेटे से प्रॉमिस करता है कि प्रिंस रेड्डी आज की पार्टी में जरूर आएगा, यहाँ तक कि वो तुम्हारे साथ ही पार्टी में जाएगा। यहाँ जफा के घर पर हम जफा को देखते हैं जो कि न्यूज देख रहा होता है और न्यूज के द्वारा उसे पता चलता है कि महाराज आज मुंबई आ चुका है और ये देखकर जफा का दिमाग खराब हो जाता है और वो ढेर सारी शराब पी लेता है। और यहाँ यही हाल प्रिंस का भी था, लेकिन किसी और वजह से। थोड़ी देर के बाद जब राणा यहाँ पर आता है तो प्रिंस यहाँ पर राणा को बताता है कि पार्टी में मंदिरा के साथ जो उसकी गंदी वीडियो बनी थी वो मुकेश ने हैक कर ली है और अब वो उसे ब्लैकमेल करना चाहता है। तो राणा यहाँ पर सबसे पहले मुकेश के पास ही कॉल करता है और उसे पूछता है कि आखिर उसे कितना रुपए चाहिए। तो मुकेश उन्हें बताता है कि उसे 3 करोड़ रुपए चाहिए। तब राणा उसकी बात मान जाता है। साथ ही यहाँ पर मुकेश राणा से ये भी कहता है कि ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना क्योंकि अब उसके पास प्रोटेक्शन के रूप में बॉडीगार्ड भी है। तब यहाँ पर प्रिंस राणा से कहता है कि हम मुकेश को पैसे नहीं देंगे क्योंकि हम जब उसे पैसे देंगे तब भी वो वीडियो डिलीट नहीं करने वाला और वो हमेशा ब्लैकमेल ऐसे ही करता रहेगा। यहाँ दूसरी तरफ हम सुरेश को देखते हैं जो कि बार बार एजाज शेख के पास कॉल किए जा रहा था, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपने ही ऑफिस में एजाज शेख के बारे में पता करता है कि उसकी लास्ट एंट्री कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी। लेकिन वहाँ पर भी एजाज शेख की कोई भी एंट्री नहीं थी। और वहाँ जफा के घर पर नागा आता है। नागा यहाँ पर जफा से कहता है कि आज उसके घर तारा आंटी आने वाली है, इसलिए उसे घर से बाहर रहना होगा। लेकिन जफा यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा था और नशे की हालत में भी था क्योंकि उसने टीवी पर महाराज जी को देख लिया था मुंबई आते हुए। तो जफा तो यहाँ से चला जाता है और थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर तारा आंटी आ जाती है, जिसके अगले सीन में हम देखते हैं राणा को जो कि एक पार्किंग में था और वो अपने चेहरे पर एक मास्क लगा के सारे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ डालता है क्योंकि यहीं पर मुकेश आने वाला था और राणा ने एक प्लानिंग भी कर ली थी। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मुकेश और उसका बॉडीगार्ड आ जाता है और यहाँ पर राणा पहले से ही मौजूद था।
तो वो तेज रफ्तार में कार चलाते हुए लाता है और उसके बॉडीगार्ड को उड़ा ले जाता है। जिसके बाद वो मुकेश के पास जाता है और उसकी कॉलर पकड़ता है। वो उससे कहता है कि अगली बार अगर ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो इस कार के नीचे उसकी पूरी फैमिली होगी। ये सुनने के बाद मुकेश पूरी तरह से डर जाता है। अब आगे हम राणा को देखते हैं जो कि प्रिंस के पास जाता है और उससे कहता है कि आज रात को उसे तैयार रहना होगा क्योंकि वो ये सारा मामला निपटा देगा, क्योंकि आज उसे उसके बेटे के साथ पार्टी में जाना था। अब अगली सुबह हम ओबी को देखते हैं जो कि राणा के घर पर आता है। नैना दरवाजा खोलती है और नैना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ओबी उनके घर क्यों आया है। जिसके थोड़ी देर के बाद राणा ओबी के पास आता है। ओबी राणा से कहता है कि वो जो कर रहा है वो बहुत सही कर रहा है और वो उसके साथ है। यहाँ रात को नागा और तारा जब साथ में थे तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पर सूर्य आ जाता है गन लेकर और दोनों को वो गन पॉइंट पर ले लेता है और अपने साथ ले जाता है। यहाँ राणा का बेटा एनी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो चुका था और राणा और नैना भी तैयार हो चुके थे क्योंकि वो आज डेट पर जा रहे थे। और राणा यहाँ पर जब अपने घर से बाहर आता है तो बाहर वो सूर्या के साथ काम करने वाले सलीम को देखता है। सलीम से वो कहता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर कि वो उससे कहता है कि सूर्या ने मुझसे कहा है कि काम बस होने ही वाला है और काम होते ही वो उससे पैसा ले ले। यहाँ दूसरी तरफ सूर्या नागा और तारा को एक अनजान जगह पर ले जा रहा होता है। तारा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि ये एक बहुत बड़े गुंडे हैं। और यहाँ राणा और नैना रेस्टोरेंट में आ चुके थे खाना खाने के लिए। राणा काफी खुश लग रहा था, लेकिन तभी अचानक से राणा की नजर पड़ती है सलीम पर। उसे देखकर उसका पूरा मूड चेंज हो जाता है। वो तुरंत ही सलीम के पास जाता है और वो उससे कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो क्योंकि काम होने के बाद वो पैसे दे ही देगा। दरअसल राणा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसकी फैमिली को कोई स्टॉक करे। यहाँ सूर्या नागा और तारा को उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर कि सूर्या ने खुदाई करवाई थी। यहाँ पर तारा सूर्या से कहती है कि उसका एक्स हस्बैंड बहुत ही अमीर आदमी है, उसे जितना पैसा चाहिए वो दे सकती है। यहाँ पर तारा सूर्या को 3 करोड़ रुपए देने की बात कहती है तो सूर्या उससे कहता है कि वो मुझे कार में मिले। और जब तारा कार की तरफ बढ़ने लगती है तो यहाँ पर सूर्या तारा को गोली मार देता है जिससे कि वो वहीं पर मर जाती है। ये देखकर नागा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब सूर्या नागा को भी मारने वाला था, लेकिन उससे पहले नागा सूर्या से कहता है कि उसने उसका 1 करोड़ रुपए चुराया था, उसके चक्कर में वो उसे मार रहा है। लेकिन बात ये नहीं थी, बात ये थी कि आखिर नागा ने सूर्या की दिया को मारा था। लेकिन यहाँ पर नागा सूर्या से बताता है कि उसने दिया को नहीं मारा है बल्कि उसे तो प्रिंस ने मारा है। लेकिन ये ना सुनते हुए सूर्या नागा को गोली मार देता है और ये सीन यहीं पर कट होता है। यहाँ दूसरी तरफ राणा जब रेस्टोरेंट से निकलता है तो बाहर उसे सलीम मिलता है। सलीम यहाँ पर राणा को बताता है कि काम हो गया है और उन लोगों ने नागा को मार दिया है। वो उसकी मरी हुई तस्वीर भी उसे बताता है, जिसके बाद राणा सलीम को पैसे दे देता है और वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद राणा अपने जब घर आ रहा होता है तो उसे काफी ज्यादा अफसोस हो रहा था क्योंकि उसने अपने पिता को ही मरवा दिया था। और यहाँ राणा का बेटा एनी बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वो आज पार्टी में प्रिंस रेड्डी के साथ जाने वाला था और वो प्रिंस रेड्डी को पिकअप करने के लिए भी जा रहा था। यहाँ दूसरी तरफ हम तेज को अपने स्टूडियो में देख पाते हैं, जहाँ थोड़ी देर के बाद ऐना आती है। ऐना यहाँ पर तेज को बताती है कि वो उससे प्यार करती है और अब वो अपने पति को छोड़ने के लिए भी तैयार है। जिसके बाद वो रात साथ में गुजारते हैं। और दूसरी तरफ हम जफा को देखते हैं जिसे कि महाराज के बारे में पता चल गया था, जो कि कार से कहीं पर जा रहा होता है। और जब वो कहीं से जा ही रहे होते हैं कि तभी जफा उनके ऊपर गन तान देता है, जिसके कारण उनकी कार अनबैलेंस हो जाती है और एक ट्रक के सामने आ जाती है, जिससे कि उनका एक तगड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर नैना और राणा जब अपने घर पहुँचते हैं तो घर पर वो देखते हैं कि जोर जोर से म्यूजिक बज रहा है। उन्हें लगता है कि शायद नित्या के साथ रेहान कमरे में है, इसलिए वो तुरंत ही जब अपने घर में पहुंचते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि रेहान नहीं बल्कि उनके घर में तो नागा है, जो कि सूर्या की गोलियों से बच गया था। दरअसल सूर्या ने नागा को मारा ही नहीं था। जिसके बाद नागा राणा से कहता है कि उससे ये उम्मीद नहीं थी, वो उसे फैमिली समझता था और आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्या किया कि वो उसे फैमिली ही नहीं मानता है। लेकिन राणा के हिसाब से नागा ने इतनी गलतियां की है कि वो उसे बता भी नहीं सकता। जिसके बाद हम सूर्या को देखते हैं जो कि प्रिंस रेड्डी के घर पर पहुंच चुका था, जहां पर कि वो अपने बेबी को खिला रहा था। सूर्या यहां पर प्रिंस से कहता है कि उसे मालूम चल गया है कि आखिर दिया को किसने मारा था और सूर्या के साथ नागा भी था और वो उससे कहता है कि हम तुझसे बदला लेने के लिए आए हैं
और फिर थोड़ी देर के बाद हम एनी को देखते हैं जो कि प्रिंस रेड्डी के घर पर पहुंच चुका था। वो ब्लॉग को शूट भी कर रहा था और जैसे ही वो प्रिंस रेड्डी के कमरे की तरफ बढ़ता है तो वो पूरी तरह से शॉक रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसने प्रिंस रेड्डी को फांसी पर लटका हुआ देखा है। और जब ये बात राणा को मालूम पड़ती है तो वो तुरंत ही प्रिंस रेड्डी के घर पर पहुंचता है, जहाँ पर वो सबसे पहले अपने बेटे को संभालता है क्योंकि वो सदमे में जा चुका था। और राणा यहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसरों से भी बात करता है। वो पुलिस ऑफिसर राणा को बताते हैं कि कोई भी सबूत नहीं है, सीसीटीवी फुटेज भी क्लियर है, उन्हें एक बहुत बड़ा बॉलीवुड स्कैंडल लग रहा है। तभी राणा को याद आता है कि प्रिंस रेड्डी का बेबी भी अंदर है। वो तुरंत ही अंदर जाता है और जहाँ पर कि वो देखता है कि बेबी एकदम सेफ है। जिसके बाद राणा अपने बेटे एनी को लेकर जब अपने घर जाता है तो घर पर उसके पास सूर्य का कॉल आता है। सूर्य यहाँ पर राणा से कहता है कि प्रिंस को मैंने मारा है क्योंकि मुझे मालूम चल गया है कि दिया को उसने ही मारा था, और उसे ये भी मालूम चल गया है कि उस मर्डर में तुम्हारा भी हाथ था और प्रिंस रेड्डी को तुमने ही बचाया था। जिसके अगले सीन में हम जफा को देखते हैं जो कि खून में लथपथ था। वो तेज के स्टूडियो में पहुंचता है जहां पर कि तेज हैना के साथ रात गुजार रहा होता है। जैसे ही तेज यहां पर पहुंचता है तो वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है और इसी के साथ एपिसोड 8 यहीं पर खत्म होता है। तो 9th एपिसोड की शुरुआत होती है जिसमें कि हम राणा और नैना को देखते हैं जो कि अपनी पूरी की पूरी फैमिली को लेकर होटल जा रहा था, क्योंकि उसे डर है कि कहीं सूर्या उनके घर पर अटैक न कर दे। और वो नैना को बताता है कि प्रिंस को जिस पर्सन ने आखिरी बार देखा था वो कोई और नहीं बल्कि हमारा बेटा एनी है, इसलिए अगली सुबह यहाँ पर रिपोर्टरों की भीड़ लग जाएगी और इस वक्त हमारे लिए घर सेफ नहीं है। जिसके बाद जब वो लोग होटल पहुंच जाते हैं तो पहुंचते ही राणा के पास तेज का कॉल आता है। तेज यहाँ पर राणा से कहता है कि उसे तुरंत ही स्टूडियो आना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही अर्जेंट काम है। तब राणा तुरंत ही तेज के स्टूडियो पहुंचता है, जहाँ पर पहुंचने के बाद हमें मालूम चलता है कि दरअसल जफा घायल इसलिए हुआ था क्योंकि उसने महाराज के ऊपर गोली चलाने की कोशिश की थी। महाराज की कार का एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण वो घायल हो गया था, साथ ही जफा ने उसे गोली भी मार दी थी। यहाँ पर जब राणा महाराज को देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है। महाराज को काफी ज्यादा ब्लीडिंग भी हो रही थी। ऐना भी यहीं पर थी जो कि उसका ब्लड रोक रही थी, लेकिन उसकी कंडीशन काफी ज्यादा बिगड़ रही थी। तो जो जफा ने किया उसके लिए जफा बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था क्योंकि वो जेल नहीं जाना चाहता है। राणा यहाँ पर जफा से वादा करता है कि वो उसे जेल नहीं जाने देगा और यहाँ पर ऐना उन सभी से कहती है कि उसकी ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं रुक रही है और अगर इसी तरह खून बहता रहा तो उसकी जान चली जाएगी, इसलिए हमें इसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाना होगा। वो हॉस्पिटल में कॉल भी करने लगती है और एम्बुलेंस को बुलाने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर तेज ऐना को रोकता है और वो उससे कहता है कि एक एक्सीडेंट केस है और अगर हमने इसे हॉस्पिटल लेकर गए तो जफा फंस सकता है, लेकिन हम उसे हॉस्पिटल जरूर लेकर जाएंगे। ये सुनने के बाद ऐना यहाँ से चली जाती है और फिर राणा महाराज के पास आता है। वो उससे कहता है कि तूने हम लोगों के साथ जो भी किया उसकी सजा मिल रही तुझे ये, लेकिन यहाँ पर महाराज राणा से कहता है कि उसे सारी सजा मंजूर है लेकिन उसे प्लीज हॉस्पिटल ले चलो। तब राणा उससे कहता है कि तुझे हम इतने आसानी से मरने नहीं देंगे। और यह नागा जफा के घर में बैठा हुआ था। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है। दरअसल पुलिस को शक है कि प्रिंस रेड्डी को उसी ने मारा है। यहाँ पर वो लोग नागा से पूछताछ करने लगते हैं क्योंकि नागा प्रिंस रेड्डी से अक्सर मिला करता था और सबसे बड़ी बात तो ये है कि नागा 15 सालों से जेल में बंद था तो ना कहीं नागा के ऊपर जा सकता, लेकिन नागा उन्हें बताता है कि कल रात वो यहीं पर था और एक लड़की के साथ था। तो पुलिस वाले नागा से कहते हैं कि कल रात तुम जिस लड़की के साथ थे उसे पुलिस स्टेशन लेकर आ जाना क्योंकि उसकी गवाही ली जाएगी। इसके बाद नागा तुरंत ही चिंकी के पास कॉल करता है क्योंकि वही गवाही दे सकती थी। यहाँ राणा जफा से शुरू से आखिर तक पूछता है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था, जिस पर कि जफा उसे बताता है कि जब उसे मालूम पड़ा कि महाराज मुंबई आ गया है तो वो उसे मारने के लिए चला गया, लेकिन उसके हाथ से गलती से गोली चल गई थी। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि जब उसका एक्सीडेंट हो गया था तो उसने महाराज को एक कार में भर के अपने साथ ले आया। उसके साथ उसका ड्राइवर भी था, लेकिन उस ड्राइवर ने उसे नहीं देखा था और उसने उसे वहीं पर पटक दिया था। लेकिन जब उसे मालूम पड़ता है कि उसकी बाइक वहीं पर रह गई है तो यहाँ पर जफा पूरी तरह से घबरा जाता है। तब उसे लगने लगता है कि अब उसका जेल जाना एकदम तय है। तभी राणा यहाँ पर लारा के पास कॉल करता है और उसे ये सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। लारा भी तुरंत निकल पड़ती है वहाँ की छानबीन करने के लिए। वहाँ पर जाकर वो सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज को क्लियर करवाती है, लेकिन यहाँ जफा की ना तो बाइक थी और ना ही किसी को इस एक्सीडेंट के बारे में मालूम था।
जिस पर कि राणा तेज को बताता है कि खुशखबरी है कि किसी को भी जफा के इस एक्सीडेंट के बारे में नहीं मालूम है। लेकिन तेज यहाँ पर राणा से कहता है कि उन्हें महाराज को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, वरना हमें पाप लगेगा अगर ये मर जाएगा तो। यहाँ होटल में राणा की फैमिली के पास श्रीनी आ चुका था, क्योंकि राणा ने श्रीनी से कह दिया था कि उसे मेरी फैमिली के साथ रहना होगा। लेकिन यहाँ पर नैना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राणा को ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम है कि सभी लोग उसे आधी अधूरी बात बता रहे हैं। यहाँ पर तेज बार बार राणा से कहे जा रहा था कि हमें महाराज को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, वरना हमें पाप लगेगा। लेकिन राणा उससे कहता है कि जफा के साथ उसने जो भी किया वो बहुत गलत किया है और उसकी सजा उसे मिल रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि महाराज यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। जफा उसे खींचता है, जिसके बाद राणा और तेज आकर उसे ले जाने लगते हैं कि तभी यहाँ पर अर्जुन आ जाता है। अर्जुन ये देखकर पूरी तरह से डर जाता है कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पर राणा तेज से कहता है कि ये दरवाजा खुला था क्या, जिस पर कि तेज उससे कहता है कि नागा ने एक चाबी अर्जुन को भी देकर रखी है, इसलिए वो यहाँ पर आ सकता है। जिसके बाद वो लोग महाराज को एक सोफे पर लेटा देते हैं, क्योंकि उसकी ब्लीडिंग काफी हो रही थी। जिसके बाद राणा अर्जुन से कहता है कि तू भी एक नायडू है और अब से तू हमारा भाई है, इसलिए हमें जफा को बचाना होगा और उसे वॉशरूम पूरा क्लियर करना होगा, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा खून है। और यहाँ तेज राणा से कहता है कि हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, अगर वो मर गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जिस पर कि राणा उससे कहता है कि अगर हमने उसे हॉस्पिटल लेकर गए तो जफा जेल जा सकता है। जिस पर कि तेज राणा से कहता है कि जफा की जगह पर मैं जेल जाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि महाराज यहाँ पर जफा को मनाने की कोशिश करता है कि उसे हॉस्पिटल ले जाए, और महाराज यहाँ पर जफा को मनाते मनाते उसके ऊपर हाथ भी फेरने लगता है। तभी ये सीन दूर से राणा देख लेता है और राणा को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत ही महाराज के पास आता है और उसे वो बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ नागा के पास चिंकी आ चुकी थी और चिंकी को नागा सारी बातें समझाता है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है और किस वजह से चिंकी को उसने यहाँ पर बुलाया है। यहाँ नैना श्रीनी से कहती है कि उसे होटल से बाहर जाना है, लेकिन श्रीनी बाहर उसे नहीं जाने दे सकता था। तब नैना तुरंत ही राणा के पास कॉल लगाती है। राणा जो कि तेज के स्टूडियो में था, दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर जफा आ जाता है। जफा यहाँ पर राणा से कहता है कि महाराज को फिर से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई है। तो ये सारी बातें नैना सुन लेती है। वो तुरंत ही समझ जाती है कि वो लोग तेज के स्टूडियो में हैं। वो यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन श्रीनी उसे नहीं जाने दे रहा था। लेकिन आखिरकार नैना यहाँ से चली जाती है। यहाँ महाराज तेज को समझाने की कोशिश करता है कि अब वो पूरी तरह से बदल गया है और अगर वो यहाँ पर मारा जाता है तो उन्हें भी मालूम है कि उनके साथ कितना बुरा होने वाला है। वो लोग खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे और उन्हें बहुत ज्यादा पाप भी लगेगा। यहाँ पर वो तेज को हाथ जोड़कर कहता है कि वो किसी को भी कुछ नहीं बताएगा, प्लीज एम्बुलेंस को कॉल लगा दो। यहाँ पर नागा चिंकी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था। चिंकी यहाँ पर पुलिस वालों को सब कुछ बता देती है कि कल रात वो नागा के साथ थी। यहाँ राणा और जफा जब आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पर कोई आता है। वो लोग डर जाते हैं और जब वो दरवाजे पर जाते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि दरवाजे पर दरअसल नैना है। नैना यहाँ पर महाराज की जब बातें सुनती है तो वो तुरंत ही यहाँ पर आती है और उसे मालूम पड़ता है कि ये वही महाराज है जिसने कि जफा के साथ बुरा किया था। जिसके बाद वो राणा के पास जाती है और वो उससे कहती है कि वो उसके साथ है और रात को डिनर पर मिलते हैं। ये बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से एम्बुलेंस की आवाजें आना शुरू हो जाती है। ये लोग पूरी तरह से डर जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एम्बुलेंस को किसने कॉल किया। जिस पर कि उन्हें मालूम चलता है कि एम्बुलेंस को तेज ने कॉल किया था। तब राणा यहाँ पर तेज को समझाता है कि अगर महाराज को उन लोगों ने हॉस्पिटल लेकर गए तो हमारा जफा जरूर जेल जाएगा। लेकिन यहाँ पर राणा तेज को यह भी समझाता है कि वो उससे वादा करता है कि वो अपने एक पहचान वाले क्लिनिक में महाराज को लेकर जाएगा और उसकी जान को जरूर बचाएगा। थोड़ी देर के बाद वो एम्बुलेंस वाले लोग अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद ये लोग महाराज का मुंह बंद करते हैं और तेज उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि गलती से कॉल लग गया था। नैना भी यहाँ पर आ चुकी थी। नैना उन्हें समझाती है कि वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन अचानक ही वो गिर गई थी, जिससे कि वो उठ नहीं रही थी और तेज को ऐसा लगा कि प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए उसने एम्बुलेंस को कॉल लगा दिया। यहाँ पर वो उस एम्बुलेंस वालों को पैसा भी देती है, जिसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। पर यहाँ पर महाराज बहुत अच्छे से समझ चुका था कि राणा उसे ऐसे नहीं जाने देगा। वो लोगों से कहता है कि राणा उसे हॉस्पिटल नहीं जाने देगा, वो यहाँ पर उसे मार कर ही रहेगा। महाराज उनसे कहता है कि उसने जो राणा के साथ किया है उसके बदले में वो उसे मार कर ही रहेगा। लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर महाराज कहना क्या चाहता है। तब इन्हें मालूम पड़ता है कि महाराज ने जो
जफा के साथ किया था वही उसने राणा के साथ भी किया था। साथ ही यहाँ पर महाराज उनसे कहता है कि उसने राणा से सच्ची मोहब्बत की है। और ये सुनने के बाद तो राणा का पूरी तरह से दिमाग खराब हो जाता है और वो महाराज को शूट कर देता है, जिससे कि महाराज यहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद ये लोग महाराज की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ राणा और नैना जब अपने घर आ रहे होते हैं तो राणा यहाँ पर बीच रास्ते में बहुत रोता है और नैना उसे सपोर्ट करती है। और इसी के साथ एपिसोड 9 यहीं पर खत्म होता है। तो 10th एपिसोड की शुरुआत होती है नागा और जफा से, जो कि जफा के घर पर थे और नागा ने ढेर सारी शराब लेकर आया था। लेकिन यहाँ पर जफा नागा को बहुत चिल्लाता है। वो उससे कहता है कि तुमने हमेशा मुझे सिर्फ शराब पीना ही सिखाया है, उसे पता भी नहीं है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। साथ ही वो यहाँ पर महाराज जी के बारे में बताता है कि उन लोगों ने महाराज जी को मार दिया है और अगर राणा नहीं होता तो आज वो नहीं होते। पर नागा यहाँ पर जफा कहता है कि राणा मेरे बारे में तुम्हें उल्टा सीधा बता रहा है। जिसके बाद हम सूर्या को देखते हैं जो कि एक छोटी सी झोपड़ी में छुपा हुआ था और तभी उनकी नजर पड़ती है टीवी में, जहां पर कि बताया जा रहा था कि सूर्या मुंबई आ चुका है। और ये देखकर सूर्या पूरी तरह से घबरा जाता है क्योंकि अब उसका बाहर निकलना एकदम बंद हो जाएगा। और साथ ही उसे ऐसा लग रहा था कि ये सारा काम राणा ने किया है। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि हमारे पैसे कहाँ हैं। और जब वो पैसे चेक करने के लिए जाता है तो उसे मालूम चलता है कि उनके बैग में पैसे ही नहीं है, क्योंकि सलीम ने सारे पैसे लेकर भाग गया है, जो कि मुंबई के बंदरगाह पे था और वहां से वो भागने की प्लानिंग कर रहा था। तब लारा राणा को बताती है कि सलीम मुंबई पोर्ट पर है। और ये सुनने के बाद तो राणा और श्रीनी तुरंत ही मुंबई पोर्ट पर पहुंच जाते हैं, जहां पर कि वो सलीम को ढूंढना शुरू कर देते हैं। बहुत देर तक ढूंढने के बाद सलीम उन्हें कहीं भी नजर नहीं आता है। लेकिन जैसे ही सलीम की नजर राणा और श्रीनी पर पड़ती है तो सलीम तुरंत ही यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन आगे जाकर राणा सलीम को पकड़ लेता है और उसे एक जगह पर उल्टा लटका कर पूछता है कि आखिर सूर्या कहाँ पर है। उसे बहुत देर टॉर्चर करने के बाद सलीम उन्हें बता देता है कि आखिर सूर्या कहाँ पर है। और फिर बाद में राणा सलीम से कहता है कि तुझे मेरी फैमिली के बीच नहीं आना चाहिए था। जिसके बाद वो उसे पानी में डुबाकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद राणा श्रीनी से कहता है कि उस जगह पर जाओ जहाँ पर कि सूर्या छिपा हुआ है और अगर वो मिल जाए तो मुझे तुरंत ही खबर करो। और यहाँ पर नागा का कॉल नैना नहीं उठा रही थी, इसलिए नागा नित्या के पास कॉल करता है। नित्या के द्वारा उसे मालूम पड़ता है कि वो लोग घर में नहीं बल्कि एक होटल में है। जिसके बाद सीबीआई का ऑफिसर सुरेश यहाँ पर राणा को अपने ऑफिस में बुलाता है और वो उससे कहता है कि अब उसका गेम ओवर हो गया है, क्योंकि उसे एजाज शेख के घर पर उसी की बॉडी मिली है और उसे मालूम चल गया है कि ये मर्डर तुमने ही किया है। और इससे भी बड़ी बात तो ये है कि उसी के घर पर तुम्हारे खिलाफ ढेर सारे सबूत मिले हैं। लेकिन यहाँ पर राणा उससे कहता है कि वो मर्डर मैंने नहीं किया और बात रही सबूत की तो तुम उन्हें अभी तक सबमिट कर देते, लेकिन तुमने पैसों के कारण नहीं किया है। और अगर उसे सचमुच जानना है कि आखिर ये मर्डर किसने किया है तो वो 24 घंटे के अंदर पता भी कर लेगा। जिसके बाद होटल में हम नागा को देखते हैं जो कि नैना से मिलता है। नैना यहाँ पर नागा से कहती है कि क्या उसे मालूम था कि आखिर महाराज ने राणा के साथ क्या किया था। लेकिन यहाँ पर नागा नैना से कहता है कि उसे सचमुच कुछ नहीं मालूम है कि आखिर महाराज ने राणा के साथ क्या किया था और नागा को सचमुच ही उन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। अब अगले सीन में हम तेज और ऐना को देखते हैं जो कि तेज के स्टूडियो में थे। और यहाँ पर ऐना तेज से कहती है कि उसे पुलिस वालों को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, लेकिन तेज ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अगर उसने ऐसा बताया तो जफा को जेल हो जाएगी। लेकिन ऐना को उसकी ये बातें अच्छी नहीं लगी, इसलिए ऐना उसे छोड़कर चली जाती है। यहाँ राणा जब कहीं पर जा रहा होता है तभी उसके पास नागा का कॉल आता है और वो उसे तेज के स्टूडियो में बुलाता है। लेकिन यहाँ पर राणा उसे कोई भी बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन नागा उससे कहता है कि वो वापस हैदराबाद जा रहा है, इसलिए आखिरी बार उससे मिलना ही होगा। यहाँ दूसरी तरफ श्रीनी अभी भी सूर्या को ढूंढ रहा होता है। यहाँ पर काफी तंग गलियां थी, इसलिए श्रीनी अच्छे से सूर्या को नहीं ढूंढ पा रहा था। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ओबी के घर पर उसकी साली आती है जिसके हाथ में एक रिपोर्ट थी। वो डायरेक्ट ओबी के पास जाती है और उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। ओबी यहाँ पर उसे अबॉर्शन करने को कहता है, लेकिन वो ऐसा मौका नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो अब ओबी से जरूर कुछ न कुछ बड़ा करवाएगी। जिसके साथ ही जब वो बाहर निकलती है तो बाहर ओबी की पत्नी खड़ी हुई थी जिसने कि शायद उनकी ये सारी बातें सुन ली थी। जिसके बाद राणा जैसे ही तेज के स्टूडियो में पहुंचता है तो वहां पर नागा मिलता है। नागा उससे कहता है कि उसे मुझसे इतनी नफरत क्यों है, आखिर उसने ऐसा क्या किया कि उसने मुझे मरवाने के लिए सूर्या को यहाँ पर बुला लिया। साथ ही वो उससे कहता है कि 20 साल जेल में पहुंचवाने के बाद भी उसका बदला अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ। जिस पर कि राणा नागा से कहता है कि उसने सूर्या से 1 करोड़ रुपए चुराया था, उसमें से उन तीनों भाइयों को उसने 1 रुपए भी नहीं दिया। पर नागा यहाँ पर राणा से कहता है कि उसे मालूम है कि तू सबका अच्छे से ख्याल रख लेगा क्योंकि तू मेरा फेवरेट है। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा
वो सोचता था कि तू मेरी तरह कमीना है लेकिन तू तो हरामी है, लेकिन उसने अब सबको मेरे खिलाफ भड़का दिया है। सबको ऐसा लगता है कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, लेकिन फिर भी उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही वो उससे कहता है कि उसे 20 लाख रुपए चाहिए यहाँ से जाने के लिए, इसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर राणा नागा से कहता है कि उसे 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। तब नागा उससे कहता है कि ठीक है, अब जो होना है होगा, और यहाँ से चला जाता है। यहाँ श्रीनी घर ढूंढते ढूंढते उसे सूर्या का घर मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो सूर्या गन लिए खड़ा हुआ था। जिसके बाद वो श्रीनी को बहुत बुरी तरह से मारता है और फिर राणा के पास कॉल करके उससे बात करता है। वो उससे कहता है कि सलीम के पास जो तुम्हें पैसा मिला वो हमें वापस चाहिए, और एक प्राइवेट जेट भी चाहिए जिससे कि वो बाहर जा सके, और उसके पास सिर्फ 2 ही घंटे हैं। तब राणा तुरंत ही ओबी के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि उसे एक प्राइवेट जेट चाहिए। वो तुरंत ही एक प्राइवेट जेट की जुगाड़ करवाता है। राणा तुरंत ही उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर कि सूर्या आने वाला था। तब थोड़ी देर के बाद सूर्या श्रीनी को लेकर आ जाता है, जिसकी काफी खराब कंडीशन हो चुकी थी। और साथ ही सूर्या के पीछे हम नागा को भी देख पाते हैं, जो कि सूर्या के मिल गया था। जिसके बाद पैसों के बदले में सूर्या श्रीनी को छोड़ देता है, और जैसे ही श्रीनी राणा के पास आ रहा होता है तभी सूर्या पीछे से श्रीनी को गोली मार देता है। सूर्या यहाँ पर राणा को भी मारने वाला था, लेकिन वो यहाँ पर नागा से कहता है, उसे वो एक गन देता है और उसे कहता है कि वो राणा को मार कर आए। जैसे ही वो राणा के नजदीक जाता है तो यहाँ पर नागा पलट कर सूर्या के ऊपर एक गन तान देता है, और चलाने पर वो बंदूक खाली निकलती है। तब वो खाली बंदूक ही फेंक कर मार देता है, जिसके बाद उनके बीच में शूट आउट चालू हो जाता है। दोनों टीम एक दूसरे के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। वो उसी जगह पर छिप भी जाते हैं जहां पर कि नागा के पास बंदूक नहीं थी, लेकिन राणा के पास बंदूक थी, और वो सूर्या के साथ वाले आदमी के हाथ में भी गोली मार देता है। लेकिन आखिर में सूर्या यहाँ पर राणा को पकड़ लेता है। वो उसे गन पॉइंट पर लेता है, और जब वो उसके ऊपर गोलियां चलाने ही वाला था कि तभी पीछे से नागा सूर्या को गोली मार देता है, और नागा ने यहाँ पर राणा को बचा लिया था। और तभी यहाँ पर सीबीआई ऑफिसर सुरेश आ जाता है, और सुरेश को दरअसल राणा ने ही यहाँ पर बुलाया था। और राणा उसे बताता है कि आखिर ये रिपोर्ट किस तरह से तैयार करनी है। सबसे पहले तो वो सुरेश के हाथ में गोली मारता है और उससे कहता है कि तुम्हें सूर्या के बारे में खबर थी कि वो यहाँ पर है, तुम उसके पीछे पीछे आए, लेकिन उसने तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया, जिसके कारण तुम्हारे बीच में शूट आउट हुआ और सूर्या ने तुम्हारे हाथ में गोली मार दी, लेकिन आखिर में तुमने सूर्या को मार दिया। इस तरह से तुम्हें मेडल मिल जाएगा। और फिर बाद में श्रीनी को भी एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल ले जाया जाता है। आखिर में नागा राणा से मिलता है, जहां पर कि नागा को ऐसा लगा था कि शायद राणा थैंक यू बोलेगा, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं बोलता है। लेकिन वो नागा को 20 लाख रुपए दे देता है और यहाँ से जाने को कहता है। तब नागा राणा से कहता है कि वो यहाँ से नेपाल जाएगा, क्योंकि नेपाल के लोग उसे बहुत मानते हैं। यहाँ दूसरी तरफ श्रीनी हॉस्पिटल में था, लेकिन अब वो खतरे से बाहर था, जहाँ पर कि लारा और राणा दोनों ही मौजूद थे। यहाँ पर वो देखता है कि नैना के उसके पास मिस कॉल पड़े हुए थे, तो यहाँ पर राणा उसके पास एक वॉइस मैसेज भेजता है। वो उससे कहता है कि वो हमेशा काम में बिजी रहा, लेकिन वो उसे कभी भी सॉरी नहीं बोल पाया। साथ ही वो उससे कहता है कि उसके लिए हमेशा फैमिली जरूरी है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। और जब नैना बाहर आती है तो बाहर उसे राणा दिखाई पड़ता है, जो कि लेटा हुआ था। बाहर आने पर नैना भी उसके साथ लेट जाती है, और इसी के साथ एपिसोड 10 यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और वेब सीरीज के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।